सरकारी मोर्ग भी था जहां पोस्टमार्टम भी होता था। शायद इसलिए सामने ही एक सरकारी देशी शराब की दुकान भी थी। पोस्टमार्टम होने से पहले बॉडी को चीर फाड़ करने वाले लोग बगैर शराब के नशे के ये काम नहीं कर पाते थे। बड़ा दुस्साध्य काम भी तो था ये। खैर, रात के 10:30 बज रहे थे। पिछले 23 मिनटों से बिजली भी गुल थी पूरे शहर में। एक तो अक्टूबर की हल्की सर्द रात, ऊपर से झमाझम बरसती बारिश, पश्चिम से बह रही शीतलहरी और इन सब से बढ़कर बिजली का गुल हो जाना। जनजीवन जैसे रुक सा गया था। नीम अंधेरे में डूबे शहर में कभी कभी बिजली के चमकने से रोशनी लहरा जाती और महज कुछ सेकंड बाद ही फिर शहर अंधेरे में कहीं खो जाता। हाईवे से सटे इस सरकारी अस्पताल में पिछले 2 घंटे से काफी चहल पहल थी। जितना इस मौसम में संभव हो सकता था उतनी बैटरी से जलने वाली इमरजेंसी लाइट्स की व्यवस्था की गई थी। किसी बड़े बिजनेसमैन की धर्मपत्नी की आज डिलीवरी होनी थी। महिला पिछले 2 घंटों से प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वैसे तो ये लोग इतने रईस थे कि इस सरकारी अस्पताल में इन लोगों का आना भी एक चमत्कार ही था। लेकिन आज जो चमत्कार इस शहर में होने वाला था, इसकी भनक शायद किसी को भी नहीं थी। बंद पड़े रास्तों ने ही शायद इस रईस बिजनेसमैन को इस अस्पताल में आने को बाध्य किया था। पता नहीं सभी परिवार के लोग थे या शुभचिंतक, लेकिन उन लोगों के समूह से ही पूरा अस्पताल लगभग भर गया था। हर तरफ भागम भाग सा माहौल था। महिला बहुत देर से बच्चे को प्राकृतिक तरीके से जन्म देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। किसी किसी के मामले में कुछ लोग ऑपरेशन करने की हिदायत दे रहे थे, लेकिन सरकारी अस्पताल में इस वक्त ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर उपलब्ध भी नहीं थे। महिला के दर्द भरी चीखों से कभी कभी पूरा अस्पताल दहल सा जाता। बीच बीच में बादल के गरजने की आवाज और इसके साथ औरत की चीख की आवाज जब मिल जाती तो अंधेरे में डूबे इस माहौल में भयावहता सी फैल जाती। किसी अनहोनी की आशंका भी लगी हुई थी। खैर, आनन फानन में कुछ समझदार नर्सों के बदौलत आखिरकार उस महिला की वेदना शांत हुई। रुई के फाहे से नाजुक एक शिशु ने 10:52 में प्राकृतिक तरीके से ही जन्म लिया, लेकिन बेआवाज। बच्चा अपनी आंखों से टुकुर टुकुर अंधेरे में भी कुछ देख तो रहा था, लेकिन आश्चर्य, वो रोया नहीं। अपने जन्म के बाद पहली रुलाई, जो माँ को और डॉक्टरों को यह समझाने के लिए होता है कि अभी अभी जन्मा ये बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बहुत से तरीके आजमाए गए, लेकिन उस बच्चे ने एक चूतक नहीं की। ये एक गंभीर चिंता का विषय था। किसी ने सुझाव दिया इस बच्चे को तुरंत शहर के किसी बड़े आईसीयू में एडमिट करना होगा। बच्चे के डॉक्टर ही बता पाएंगे कि बच्चे को क्या समस्या है। इसके लिए सुबह का इंतजार करना सही नहीं होगा। गनीमत तो ये था कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बिजली आ गई थी और बारिश भी शांत हो चुकी थी। मां को सरकारी अस्पताल में बेहोशी की हालत में छोड़कर ही कुछ लोग नवजात शिशु को लेकर बड़े अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। हालांकि वहां तक पहुंचना अभी भी मुश्किल ही था। वीरान सड़कों पर कार तेजी से बरक रही थी। बारिश अब बंद जरूर हो गई थी, लेकिन रह रहकर बिजली अब भी चमक रही थी। रास्ते मरघट सा सन्नाटा और उदासी लिए हुए नजर आ रहे थे। पिता की गोद में सोया नवजात शिशु अभी भी टुकुर टुकुर आंखें खोले कार के भीतर जल रहे लाइट्स को ताक रहा था, और अस्पताल में बच्चे की मां अब बेसुध पड़ी थी। उसी वक्त शहर के एक दूसरे छोर पर घाटियों का शहर था। ये शहर का ये हिस्सा शहरीकरण से थोड़ा दूर ही था। देहात सा माहौल था यहाँ। दूर दूर तक फैली हरियाली, छोटे बड़े पहाड़ और घुमावदार घाटियां, साथ में खूबसूरत झील। सर्दियों में शहर का ये कोना लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बन जाया करता था। हालांकि इस वक्त पूरी घाटी भी अंधेरे में विलुप्त ही थी। पूरे शहर में बिजली आ भी जाए, लेकिन घाटियों तक आने में उसे वक्त लगता था। दरअसल तूफानी हवाओं से अक्सर घाटी के कई पेड़ टूट जाते, जिससे बिजली के तारों का टूटना भी तय था। इसकी मरम्मत फिर सुबह ही हो पाती थी, लेकिन कुछ था, कुछ अजीब, कुछ रहस्यों से लबरेज। हाँ, वो कोई अजीब सी चीज ही थी जो इस वक्त गन्ने के खेतों के एक किनारे अचानक ही जन्म ले चुका था। ठीक 10:52 में वो कहीं से चिपचिपा तो कहीं से अजीब से खुरदरे भूरे बालों वाला कोई असामान्य सा दिखने वाला एक जानवर जैसा ही था। उसकी बनावट ऐसी थी कि बड़े से बड़ा दयालु प्रवृत्ति का महात्मा ही क्यों ना हो, उस चीज से घिन हो ही जाए। ऐसा लगता जैसे असहनीय दर्द में वो गुर्रा रहा है। असल में वो रो रहा था, अपने जन्म के बाद की पहली रुलाई। लेकिन उसे सुनने वाला, पुचकारने वाला कोई नहीं था। वो कहाँ जानता था। सदियों पहले किसी से मिले श्राप के बदौलत वो एक बार फिर से जी उठा था। अपनी बदकिस्मती को दोहराने वो किसी और के दर्द को जीने के लिए बेनाम सी जिंदगी में लौट आया था। रात अब काफी गहरा गई थी। उस रईस बिजनेसमैन का थोड़ी देर पहले जन्मा बच्चा इस वक्त शहर के एक बड़े से NICU में तमाम मशीनों से घिरा हुआ था। डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे और एक अजीब सी उलझन उन सबके चेहरे में नजर आ रही थी। ये बच्चा कुछ अजीब तो था।
मतलब अभी अभी पड़ी सुइयां भी उसे रुला नहीं पाई थी। लेकिन यह कैसे संभव है? 3 दिनों तक NICU में रहने के बाद कुणाल बर्मन एक अजीब से रिपोर्ट के साथ घर लौट रहा था। कुणाल बर्मन 3 दिनों पहले बरसात की एक झमझमाती रात में एक सामान्य से सरकारी अस्पताल में जिसका जन्म हुआ था, अब अस्पताल के कागजों में उसका नाम कुणाल और पिता से मिला। उपनाम बर्मन यानी कुणाल बर्मन दर्ज हो चुका था। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन मां गृहिणी थी। शादी के लगभग 14 वर्ष बाद इन्हें बच्चे को जन्म देने का सौभाग्य मिला था। कुणाल के पिता अखिलेश बर्मन बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। डॉक्टरों की रिपोर्ट उन्हें कुछ खास समझ नहीं आई थी। वे बस इतना ही समझ पाए थे कि उनका लाडला बेटा आम बच्चों जैसा नहीं है। उनकी नजर में वो खास था, ठीक जैसे हजारों की संख्या में सैनिकों के साथ लड़ रहा अकेला राजा खासा होता है। घर में उसके स्वागत की तैयारियां जोरों पर थीं। हो भी क्यों ना करोड़ों की जायदाद का वो अकेला वारिस था। उसकी मां शकुंतला देवी बार बार अपने लाडले की बलैयां लेती। इधर घर के कुछ पढ़े लिखे सदस्य उसकी रिपोर्ट को देखकर अच्छे खासे सदमे में थे। मतलब वो वाकई आम तो नहीं था। डॉक्टरों का कहना था कि सामान्य मनुष्य को जब चोट लगती है तब एक तंत्रिका उसके दिमाग को यह संदेश पहुंचाती है, तब जाकर इंसान उस दर्द को महसूस कर पाता है। उसके बाद ही वो प्रतिक्रिया देता है, जैसे रोना या चिल्लाना। लेकिन कुणाल बर्मन के केस में उसकी वो तंत्रिका ही काम नहीं करती है जो दिमाग तक ये संदेश पहुंचाएं कि उसे चोट लगी है। दर्द या बुरा लगना वो महसूस ही नहीं कर सकता। मतलब उसके घाव तो होंगे, लेकिन वो उसके दर्द को समझ ही नहीं पाएगा। ये एक बेहद पेचीदा बीमारी है जो बहुत ही कम लोगों को होती है। ये एक गंभीर विषय है जो आगे जाकर बहुत सारी मुश्किलों का बुलावा देती है। लेकिन अखिलेश बर्मन और उनकी पत्नी बेटे के जन्म की खुशी में उसकी इस कमी को बड़ी आसानी से नजरअंदाज किए जा रहे थे। खैर, डॉक्टरों ने जरूर कुणाल की इस कमी को इंसानी भाषा में किसी बीमारी का नाम देकर खुद को और लोगों को समझा लिया था। लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या थी, ये इंसानी सोच से ही परे था। शहर का दूसरा कोना यानी घाटियों वाले हिस्से में इन दिनों कुछ अजीब सी अफवाहें फैल रही हैं। लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे हैं। हुआ यूं ही, 3 दिनों पहले गन्ने के खेत का मालिक रघु आधी रात को अपने खेत की निगरानी करने गया था। अक्सर रात में पहाड़ी बंदर आकर खेत उजाड़ जाते थे। रघु लगभग हर दिन ही रात के दूसरे तीसरे पहर आकर खेतों को देख जाता, लेकिन उस दिन उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। खेतों के बीच से कोई अजीब सी गुर्राहट और एक बर्दाश्त न कर पाने वाली बदबू माहौल में फैली हुई थी। रघु हिम्मत कर आगे बढ़ा और वो चीज उसे दिखा। रघु ने जैसे ही उस पर टॉर्च मारी, उसके जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो आखिर क्या था? काली, बिल्कुल काली आंखें, किसी बंदर की तरह शारीरिक बनावट, लेकिन बिल्कुल अलग। शरीर का एक हिस्सा किसी पानी के जंतु की तरह तो दूसरा हिस्सा खुरदुरे बालों से भरा। मुंह से टपकता एक घिनौने लार जैसा कोई तरह पदार्थ। वो रोता तो उसकी आवाज जैसे कान के भीतर से सुइयां गुजरने लगती। कितना अजीब था ये। ऐसा कोई जानवर तो उसने आज तक नहीं देखा। वो वहां से भागने ही वाला था जब उसे एक गहरी भारी आवाज सुनाई पड़ी, मेरी मदद करो, मैं बेहिसाब दर्द में हूं। रघु को यकीन नहीं हुआ ये जानवर बोल भी सकता है, लेकिन डर और आश्चर्य ने उसे कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं दिया। वो वहीं गन्ने के खेतों में लाठी फेंककर घर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो 10 कदम भी दौड़ पाया, कोई चीज बहुत तेजी से उसके नजदीक से सरकते हुए रघु के आगे ही खड़ा हो गया। अब रघु समझ गया था, ये वही बला थी जिसे अभी अभी पीछे छोड़कर वो यहां से भागना चाह रहा था। उसकी काली आंखों में अंधेरे में भी एक चमक थी और बदबू तो लगता जैसे पेट के सारे अनाज ही बाहर निकाल देगा। हड़बड़ाहट में रघु गन्ने के घने खेतों में ही जा घुसा और दौड़ने लगा। लेकिन तभी कोई उसके पीछे से उसके पीठ में झपट गया और पूरे शरीर से फिसलते हुए उसके पैरों से लटक गया। थोड़ी ही देर में रघु दौड़ते दौड़ते अचानक गिर गया, क्योंकि उस अजीब से जानवर ने रघु के पैरों में अपने दांत गड़ा दिए थे। रघु कुछ देर तक दर्द से बिलखता रहा और फिर खौफ और आतंक के मारे वो वहीं बेहोश होकर पड़ा रहा। तड़के सुबह उसकी घरवाली उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची तो देखा रघु के बाएं पैर में एक गहरा घाव बन चुका था और कोई अजीब सा चिपचिपा घिनौना द्रव उसमें से रिस रहा था। उसके गाल पिचक गए थे, दांत अपने आप ही झड़ने लगे थे, कुछ झड़ भी चुके थे, बाल भी एकदम रूखे और खुरदुरे से हो गए थे। आनन फानन में घाटी के कुछ लोगों की मदद से रघु को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। अचानक जैसे घाटी में मौत का साया मंडराने लगा। लोग इसे किसी जंगली जानवर का कृत्य समझ रहे थे, लेकिन जल्द ही वे रूबरू होंगे रघु के असली गुनहगार से। इधर दिन के उजाले में किसी शातिर खिलाड़ी की तरह वो चीज घाटी के एक पुराने सूख चुके कुएं में जाकर बैठा था और सोच रहा था, काश रघु ने उसकी तरफ मदद का एक हाथ बढ़ा दिया होता।
बर्मन विला में आज अच्छी खासी रौनक थी। लोग छोटे से कुणाल को देखने आते और तमाम तरह के उपहार भी दे जाते। एक बड़ा सा कमरा तो उपहारों से ही भर चुका था। इन्हीं उपहारों में से एक था लकड़ी का पालना, जो कि कुणाल के ननिहाल से आया था। शकुंतला देवी ने अभी अभी कुणाल को अपना दूध पिलाया था और कमरे में रखे पालने में उसे सुलाकर दरवाजे तक बस किसी मेहमान को विदा करने गई थी। संयोग से पालना अभी नया था, उसके सारे नट्स अभी अच्छे से कसे नहीं गए थे। यही वजह रही होगी कि बगैर आवाज के पालना आहिस्ते आहिस्ते नीचे से खुल गया और कुणाल सीधे जमीन पर आ गिरा। पालने से ही खुली एक मध्यम आकार की कील नन्हे कुणाल के आंखों से जा टकराई और आंखों के किनारे से खून बहने लगा। शकुंतला देवी जब कमरे में लौटी तो कुणाल को और टूटे पालने को देखकर घबराहट में चीखने लगी। उसके हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन मासूम सा कुणाल तो पालने में लगे छोटे झुनझुने को देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ घाटी के उस सूखे कुएं से दर्द से भरी चीखें बाहर निकल रही थीं, जिसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शहर के इस हिस्से में पानी की कोई कमी नहीं थी। छोटे छोटे कई सारे झील थे यहाँ। यह पुराना कुआं वैसे भी जर्जरता के आखिरी चरम पर था। पास के ही मकान में, जो कि अब बस खंडहर में तब्दील होने ही वाला था, किसी समय में यहाँ एक बंगाली परिवार रहा करता था। माँ, पिता और एक 7-8 वर्ष की उनकी बेटी। प्रज्ञा नाम था उसका। माँ और पिता की लाडली थी। कोई कमी नहीं थी इस परिवार को, संपन्नता से भरा था सब कुछ। लेकिन तकदीर भी आखिर कोई चीज होती है। बात कोई 20 वर्ष पुरानी होगी। उस वक्त ये कुआं खाली नहीं था। साफ शीतल ठंडा पानी हमेशा ही कुएं में मौजूद होता था। उस दिन उस परिवार ने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई थी। बेटी प्रज्ञा पूजा पाठ से थोड़ी दूर ही रहती थी। उसकी इस आदत की वजह से माँ अक्सर उसे झिड़कती भी थी। उसे शायद कोई मानसिक बीमारी थी, जिसके लिए ये परिवार अक्सर किसी बड़े शहर में बेटी के इलाज के लिए जाता था। खैर, उस दिन प्रज्ञा अपनी गुड़िया लिए घर से बाहर ही थी। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा बड़े विधिवत तरीके से हो रही थी। लाउड स्पीकर से पंडित जी के मंत्रों की उच्चारण की आवाज पूरे घाटी में गूंज रही थी। प्रज्ञा अगरबत्ती की खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पता नहीं क्यों धूप की खुशबू, मंत्रों का उच्चारण, दिए की लौ और सिंदूर का लाल रंग, ये सारी चीजें जब आपस में मिलती तो प्रज्ञा बेचैन हो जाती। माँ समझती थी इन सब के बीच प्रज्ञा का व्यवहार कठोर हो जाता। वो गुस्से में चीखने लगती। इसलिए तो उस दिन उसे गुड़िया के साथ बाहर भेज दिया गया था। कुएं के तट पर बैठी प्रज्ञा अपनी गुड़िया से खेल रही थी। खेल खेल में ही उसकी गुड़िया शायद कुएं में जा गिरी थी। ना समझ प्रज्ञा गुड़िया के पीछे खुद भी कुएं में चली गई थी। चूंकि कुएं में अंदर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनी थी, इसलिए उसे कुछ खास दिक्कत नहीं हुई थी नीचे उतरने में। वो गुड़िया लेकर ऊपर आ रही थी जब उसका पैर फिसल गया और वो वापस कुएं में जा गिरी। बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे उसने, लेकिन लाउडस्पीकर की तेज आवाज में उसकी घुटी घुटी सी आवाज कहीं दबकर ही रह गई। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। पूजा के बाद जब प्रज्ञा की तलाश हुई तो पानी से फूली उसकी लाश कुएं में तैरती हुई मिली। माँ, पिता तो अपना होश ही खो बैठे थे। किसी तरह घाटी के लोगों ने मिलकर प्रज्ञा को बाहर निकाला और उसकी लाश को जला दिया गया। प्रज्ञा के कुएं में गिरते वक्त उसके सर के कुछ बाल सीढ़ियों में फंसकर टूट गए थे। काश लोगों ने प्रज्ञा के साथ साथ उसकी गुड़िया को भी उस दिन कुएं से बाहर निकाल लिया होता। कहते हैं एक शैतान जब किसी दूसरे शैतान से मिलता है तब उसकी ताकतें भी दुगनी हो जाती हैं। फिर ये दोनों बुरी शक्तियां मिलकर कायनात पर क़यामत बरसाने लगती हैं। शायद घाटी में ऐसा ही कुछ शुरू होने वाला था। बर्मन विला में उपस्थित एक एक इंसान इस वक्त आश्चर्य में था। कुणाल के आंखों में झूले की कील का गिरना और खून बहना तो उन्हें सामान्य ही लगा, लेकिन इन सब के बाद भी बच्चे का जरा सा भी न रोना सामान्य तो नहीं था। खुसर फुसर शुरू हो गई थी। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, रईसों के पीठ पीछे लोग कितनी ही चुगलियां कर ले, लेकिन सामने से मिश्री ही बोलते हैं। खैर, नन्हे कुणाल की मुंह दिखाई की रस्म बहुत अच्छे से निपट गई। एक तरफ जहां जन्म की खुशियां मनाई जा रही थीं, वही शहर के दूसरे कोने यानी घाटियों पर हर रात मौत का खौफ बरस रहा था। अब तो इस खौफ को नया नाम भी मिल गया था, घिनू। दरअसल कुछ दिनों पहले की घाटी का एक पालतू कुत्ता किसी तरह पगलाकर मर गया था। अपने पागलपन के हालत में वो अक्सर लोगों को काट लेता था। उसी का नाम घिनू था। घाटी के लोगों को लग रहा था घिनू का प्रेत और भी खतरनाक तरीके से अब लोगों को काट रहा है। गन्ने के खेत में रघु को काटकर मारने के बाद भी उस चीज ने या कहें घिनू ने और 2 लोगों पर बुरी तरह हमला किया था। उसमें से एक बूढ़ी जो अंधेरी भोर में शौच के लिए निकली थी, वो तो घिनू के प्रकोप से मर ही गई। सुबह होने तक तो उसके जिस्म के मांस ही गलकर खत्म हो गए थे। लोगों को हड्डियों का ढांचा ही मिला था सुबह, और कुछ बचे हुए टूटे दांत।
दूसरा गांव का ही एक किसान था जो अभी जिंदा तो था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। धीरे धीरे उसका शरीर भी खत्म होता जा रहा था। पता नहीं ये कौन सा दानव था जो अचानक ही घाटी के भोले भाले लोगों में जहर फैला रहा था। फिलहाल तो घाटी के लोगों के लिए वो घिनु कुत्ते का प्रेत था। घाटी में झाड़ फूंक वाले ढोंगी बाबाओं आना शुरू हो गया था। ये बातें जंगल में लगी आग की तरह ही तो फैलती है, लेकिन इन बाबाओं को इस बार जरा भी अंदाजा नहीं था इस बार उनका पाला किस चीज से पड़ा है। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। घाटी के लोग अब सावधान हो गए थे। उस आखिरी किसान के तड़प तड़प कर मरने के बाद दोबारा कोई मौत अब तक नहीं हुई थी। लोग रात में घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन सिर्फ इतना होने से ही तो सदियों पहले उपजा वो श्राप चुप नहीं बैठ सकता। वो तो साजिशें कर रहा था। एक शैतान की मदद से वो ताकतें बटोर रहा था। वो सिर्फ घाटी को ही नहीं पूरे शहर को बर्बाद करने की तैयारी में था। कुएं के इर्द गिर्द इन दिनों बालों के गुच्छे कुछ ज्यादा ही नजर आते हैं। सालों से उलझे फंसे हुए बालों के गुच्छे जिनमें से अजीब से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, उड़ने वाले काले लेकिन बेहद छोटे छोटे कीड़े। हालांकि इस ओर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया था। अभी कल ही तो घाटी की एक औरत मोहनी उस कुएं वाले रास्ते से होकर बाजार से लौट रही थी जब उसके झोले में बहुत सारे बालों के गुच्छे फंसकर उसके घर तक चले आए थे। घर आकर उसने रास्ते में पड़ने वाले बंसी नाई वाले को अनगिनत गालियां दे डाली थी। उसे लगा था यह हरकत जरूर बंसी की होगी। उसी ने पीछे से उसके झोले में अपने सैलून से बालों के गुच्छे फेंके होंगे। बेचारी बालों के गुच्छे तो देख पाई थी, लेकिन उनमें छुपे घिनौने काले कीड़े नहीं देख सकी जो धीरे धीरे उसके पूरे घर में अपने पंख पसार चुके थे। ना जाने इन कीड़ों का इस तरह घरों में डेरा डालने के पीछे कौन सा भयानक मकसद होगा। कहानी 20 वर्ष पीछे। क्या ये उम्र मौत के लिए थी? मतलब वो महज 7 या 8 वर्ष की ही तो थी। नाजुक सी उम्र, अभी तो ढंग से जीना भी शुरू नहीं किया था उसने, लेकिन वो मर गई। ईश्वर की असीम भक्ति में डूबा उसका परिवार उसे बचाने तक नहीं आया। क्या वो पूजा उसकी जिंदगी से भी ज्यादा अनमोल था? एक मासूम सी रूह मौत के बाद भी ईश्वर से बेइंतहा नफरत करने लगी थी। लाश तो जला दी गई थी उसकी, लेकिन उसकी रूह जुड़ी थी उसके ही बालों से जो कुएं की सीढ़ियों में कहीं फंसी रह गई थी। उसकी आत्मा उसकी ही गुड़िया के भीतर कब्जा जमा चुकी थी। अभी उसकी मौत को साल भर भी तो नहीं बीता था जब एक दोपहर उसके पिता उसकी मां पर बरस पड़े थे। तो माए की होए छे नीलिमा, तुम्हें क्या हो गया है नीलिमा? जो हुआ भूल जाओ उसे। देखो तुम धीरे धीरे पागल होती जा रही हो। इधर आओ, देखो ये क्या किया है तुमने। दाल बनाई हो या पता नहीं क्या। एक कटोरी दाल के अंदर से कितने बाल निकल कर आ रहे हैं। पूरी दाल ना जाने कैसी होगी। छी, मुझे नहीं खानी। इतना बोलकर सुब्रोतो दास यानी प्रज्ञा के पिता, प्रज्ञा जो एक दिन गुड़िया से खेलते वक्त कुएं में डूबकर मर गई थी, वे अधूरा ही खाना छोड़कर उठ गए। दन दनाते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरे और मेन गेट से बाहर निकल गए। नीलिमा अभी भी खामोश थी। उसकी आंखों में गहरी शून्यता थी। आंखें बोझिल ऐसी जैसे कई रातों से वो सोई भी नहीं थी। खामोशी से धीरे धीरे वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे में रखे लकड़ी के शोकेस के लंबे आईने के आगे खड़ी हो गई। उसके आंखों से बगैर कोई आवाज किए, बगैर चेहरे में कोई भाव लिए टप टप आंसू टपक रहे थे। बिल्कुल आहिस्ते से उसने अपने सर पर बंधा दुपट्टा हटाया, जिसे बड़ी सावधानी से उसने साड़ी के आंचल से घूंघट डालकर संभाल रखा था। दुपट्टा के हटाते ही नीलिमा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आईने में नीलिमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ रहा था। उसके सर के अधिकतर बाल बिल्कुल खत्म थे, कहीं थोड़े बहुत लेकिन बिल्कुल छोटे बचे थे, तो ज्यादातर गंजापन ही नजर आ रहा था। अब वो किस मुंह से अपने पति को कहती, हाँ, अपना ये रूप उसने खुद ही बनाया है, जिसे वो महीनों से अपने ही पति से छुपाती आ रही है। लेकिन फिर सुब्रोतो दास की दाल की कटोरी में बेहिसाब लंबे बाल कहां से आए? पूरे बंगले में इन दोनों के अलावे तो कोई नहीं रहता। कहानी वर्तमान में। कुणाल अब 3 महीने का हो चला था। उसकी निश्चल मुस्कान और थोड़ी थोड़ी शैतानियों से बर्मन विल्ला गुलजार रहता था। शकुंतला देवी की तो पूरी दिनचर्या ही कुणाल के इर्द गिर्द मंडराने लगी थी। इतने सालों बाद अपनी कोख से इस नाजुक सी चीज को पाकर वो तो जैसे खुद को ही भूल गई थी। वो जैसे भूल ही गई थी सामान्य और असामान्यता के बीच का फर्क। उसका बच्चा कभी रोता नहीं, ना भूख से, ना नींद से, ना चोट से। लेकिन इसका भयानक एहसास शकुंतला जी को जल्द ही महसूस हुआ और यह पहला झटका उनके दिमाग पर एक जोरदार असर कर गया। हुआ यूं कि कुणाल के मालिश के लिए रखी दाई आज आ नहीं सकी थी। मजबूरन उसकी जगह आज बर्तन मांजने वाली काकी को यह काम सौंपा गया। वे भी उम्र से काफी परिपक्व लगती थी। बच्चे की मालिश कर उसे पालने में सुलह बर्तन धोने वाली काकी आज समय से पहले ही छुट्टी कर चली गई। शकुंतला जी ने देखा कुणाल पालने में सो गया था तो वे बेफिक्र होकर अपने दूसरे कामों में लग गई। घंटे भर बाद जब शकुंतला जी ने कुणाल को गोद में लिया तो उनके होश ही उड़ गए।
कुणाल के दाएं हाथ में सूजन हो गया था। हाथ आकार से 4 गुना अधिक फूल गया था। लेकिन उबकाई लेता कुणाल मां को देख मुस्कुरा रहा था। जाहिर सी बात नजर आ रही थी, कुणाल की नाजुक हड्डियों में बहुत गहरी चोट आई थी। लेकिन इसके बावजूद उसका जरा भी न रोना इस बार शकुंतला देवी के मस्तिष्क में हथौड़े सा चोट कर रहा था। आनन फानन में फिर कुणाल को हड्डी के विशेषज्ञों के पास ले जाया गया, जहां एक्सरे रिपोर्ट में कुणाल की कोहनी की हड्डी खिसकी हुई साफ नजर आ रही थी। छोटे से कुणाल के नाजुक हाथों में बड़ी सी सफेद पट्टी लग गई थी। शकुंतला देवी अब हर वक्त कुणाल को अपने गोद में लिए रहती। नहाने जाती तो भी उसे बाथरूम में ले जाती, किचन में रहती तब भी उसे अपने साथ ही रखती। उस दिन के बाद से बर्तन वाली काकी की तो छुट्टी हो ही गई थी, लेकिन हद तो तब हो जाती जब कुणाल को अखिलेश बर्मन के हाथों सौंपने में भी शकुंतला जी घबरा जाती। वे उन पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थीं कि वे उनके लाडले पर ध्यान दे सकेंगे। इस बात पर अखिलेश जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार यानी कुणाल के दादा दादी, बुआ और मौसी दादी सभी नाराज हो जाते। घर के खूबसूरत माहौल पर अब इसका बुरा असर साफ दिखाई देता था। अजीब सी मनहूसियत इस विल्ले में मंडराने लगी थी। शकुंतला देवी का कुणाल के प्रति हद से अधिक सजग हो जाना कहीं न कहीं उनके मानसिक संतुलन के गड़बड़ाने की निशानी थी, जिस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। अक्सर अखिलेश बर्मन शकुंतला देवी से अकेले में बात करना चाहते, लेकिन शकुंतला जी के पास इसके लिए वक्त ही कहाँ था। खौफ इस तरह शकुंतला जी के अंदर अपने पैर पसार रहा था कि वे रात रात भर अब सोती भी नहीं थी। जरा देर को आंखें बंद हो भी जाएं तो वे चीख कर उठ जाती थीं। उनकी स्थिति अब दयनीय होती जा रही थी। इसी अजीब से माहौल में धीरे धीरे कुणाल बर्मन बड़े हो रहे थे। लेकिन एक सुबह बर्मन विल्ले में अफरा तफरी मची थी। उनकी बहू शकुंतला और 1.5 साल का बेटा कुणाल घर से गायब थे। सभी जानते थे बच्चे की मां यानी शकुंतला जी अपने बेटे को लेकर घर से भाग गई थी, लेकिन क्यों और कहां, यह पहली बार नहीं था। शकुंतला देवी ने कई बार घर से भागने की कोशिश पहले भी की थी। पहले भी वे नन्हे कुणाल को लेकर दूर कहीं वीराने में चल जाना चाहती थीं, लेकिन नौकर चाकरों से भरे विल्ले में उन्हें यह मौका कभी मिला नहीं। देखते ही देखते 1.5 साल बीत गए। कई बार कुणाल की चोटों से परिवार दहल उठता, लेकिन चोट लगने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अभी बीते कल की ही बात है। कुणाल के लिए रोटी खुद ही पकाने गई थी शकुंतला जी। किचन के लंबे चौड़े सेल्फ पर एक किनारे ही कुणाल को बैठाया था उन्होंने, और थोड़ी दूर खड़ी होकर वे गैस पर रोटियां सेंक रही थी। कुणाल के खाने की हर चीज वे खुद ही बनाया करती थी, क्योंकि उन्हें घर के नौकरों पर भी रत्ती भर भरोसा नहीं था। वे कई रात लगातार सोती नहीं थी। उन्हें लगता जैसे वो पल भर को सोएंगी और कोई अघटन घट जाएगा। शायद इसलिए रोटियां सेंकते वक्त अचानक ही उनका सर घूमने लगा। उन्हें लगा जैसे पूरी रसोई तेजी से गोल गोल घूमने लगी है और वे केंद्र में है। ये महज कुछ सेकंड के लिए ही महसूस किया उन्होंने। फिर धड़ाम से टाइल्स लगे किचन के फ्लोर में वे जा गिरी। उस दिन घर में एक नहीं 2 वजहें थी अफरा तफरी मचने की। जब घर के महाराज जी रसोइया बाजार से घर लौटा तो उसे घर की मालकिन यानी शकुंतला जी फर्श पर पड़ी मिली। उनके सर पर एक गंभीर चोट भी थी, जिसमें से खून रिस रहा था। वहीं दूसरी तरफ ना जाने कैसे चलकर कुणाल गैस के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। गैस जली हुई थी और उस पर तवा भी रखा हुआ था। कुणाल अपनी दोनों हथेलियों को उस गर्म तवे में रखकर ऐसे उलट पुलट रहा था जैसे कि शकुंतला देवी को वो रोटियां बनाते हुए अक्सर ही देखता था। एक बार फिर दोनों को शहर के जाने माने अस्पताल में ले जाया गया। शकुंतला जी को कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ था, वहीं कुणाल के बुरी तरह जख्मी हाथों में भी मरहम पट्टी की गई। दोनों रात तक घर लौट आए। पूरे परिवार ने जी भरकर इस बार शकुंतला जी को खरी खोटी सुनाई। आखिर वाकई गलती थी भी उनकी, लेकिन ये सब खरी खोटी शकुंतला जी हजम नहीं कर पाई और वे कुणाल को लेकर घर से भाग गई। कहानी 20 वर्ष पीछे। पिछले कई दिनों से नीलिमा को घर के हर हिस्से में बालों के गुच्छे दिखाई पड़ते। बाथरूम में नहाने जाती तो उनके पैरों में असंख्य बाल फंस जाते। रोटी के लिए आटा गूंथती तो आटे में बाल ही बाल नजर आते। दाल सब्जी दही हर चीज में बालों के गुच्छे न जाने कैसे आ जाते। वे उन्हें साफ कर करके परेशान हो जाती। उन्हें लगता कहीं न कहीं ये उनके ही बाल हैं जो इन दिनों बेहिसाब झड़ रहे हैं, लेकिन उनकी ये गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई। एक रात उन्होंने घर के किसी जंग लगी कैंची से अपने सर के सारे लंबे बाल काट लिए। सुब्रोतो दास की सेविंग किट से कहीं कहीं से तो वे गंजी भी हो गई। उन्हें लगा उनके बाल ना होने पर समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन वे गलत थी। गंदे घिनौने बालों के गुच्छे तो उनके आंगन के कुएं से निकल कर आ रहे थे। काश उन्होंने इस तरफ पहले ही ध्यान दिया होता। कहानी वर्तमान में। घाटी के लोग अब घिनू से अच्छे खासे खौफ में रहते हैं। इधर बालों के गुच्छों से भी पूरी घाटी परेशान थी। कुछ दिनों पहले ही घाटी है तमाम नाइयों के दुकान और जेंट्स सैलून में जाकर लोगों ने हुड़दंग मचाई थी।
उन्हें लगा सारे नाइयों ने मिलकर शायद ये कोई बदमाशी शुरू की है। आलम यह था कि अब घाटी के सारे सैलून वाले हड़ताल पर चल गए थे, लेकिन फिर भी बालों का हर जगह मिलना जारी ही था। अब तो खुल्लम खुल्ला घिनू के रोने की आवाज घाटी के लोग सुन सकते थे। हाँ, दिन में वो दिखता नहीं था, लेकिन रात में अक्सर वो किसी के छत पर या किसी के आंगन में, किसी के खेत में या कहीं भी जहां इंसान हो, वहां जाकर वो खूब रोता और लोगों से मदद मांगता। कोई भी इंसान उसकी मदद के लिए नहीं जाता, चाहे वो कितना भी रोए या तड़पे। लोग कहते उसकी मदद के लिए वे जाना तो चाहते हैं, लेकिन डर से भी ज्यादा वे घिनू से घृणा करते थे। उसकी बनावट ही ऐसी थी कि लोग उसके पास जा ही नहीं सकते। बात तो अगल बगल के शहरों में भी फैल गई थी। कई बार रात में यहाँ रेस्क्यू टीम भी घिनू को पकड़ने के किए आ चुका था। प्रेस वाले भी अक्सर ही आ जाते थे अपने चैनल के लिए कोई नया मसाला ढूंढने। उन सब की नजर में घिनू कोई नई प्रजाति का जंगली जानवर था। लेकिन घिनू क्या चीज था ये तो बस उसे देखने वाले ही जानते थे। लेकिन उसे देखने के बाद जिंदा बचने वाले भी थे ही कितने, बस गिने चुने। सबको खत्म कर डाला था घिनू ने। शायद लोगों को मारकर उसे अपना दर्द कम महसूस होता, या शायद वो लोगों को मारकर अपने अपमान का बदला लेता था। उसकी मदद के लिए आगे ना आकर लोग जो उसकी अपमान करते थे, ये बात घिनू को बहुत तकलीफ देती थी। अजीब सा माहौल था शहर का। इसी बीच दूर एक दूसरे देश में एक बुजुर्ग बैठा एक किताब पिया रच रहा था, किताब जिसका नाम था श्राप। ये एक प्राचीन कहानी थी जो भारत देश के महाराजाओं के वक्त की थी। करीब 200 वर्ष पुरानी एक बड़े से साम्राज्य की कहानी थी ये, जो संस्कृत भाषा में लिखी थी। बुजुर्ग भी किताबों का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। वेद पुराणों में उनका ज्ञान लाजवाब था। वे बड़े गौर से किताब को पिया रच रहे थे। किताब को पढ़ते वक्त उनके चेहरे में अजीब से भाव भी नजर आते, जैसे वे किसी गंभीर संकट को करीब से देख पा रहे हैं। अचानक उन्होंने किताब बंद की और एक पुराने बक्से में से कोई मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। यह समय ग्रंथ था, उनकी बनाई अपनी एक घड़ी या कहें कैलेंडर, जिसमें हजारों वर्षों का इतिहास, भूत और वर्तमान लिखा है। उन्होंने अपनी कंपकपाती उंगली किसी एक खास तारीख पर रखी, जिसके ठीक सामने वक्त भी दर्ज था 10:52। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, वे जन्म ले चुके हैं, मुझे अब जल्द ही वहां पहुंचना होगा। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। इलाका बेहद सुनसान और हौलनाक नजर आ रहा था। दूर दूर तक फैले गन्ने और भुट्टे के खेत साएं साएं बहती हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई डर से थर थर कांप रहा हो। ये एक प्राइवेट वैन था जिसमें 4 जने लगभग एक दूसरे से चिपके बैठे थे। अभी अभी खेतों के बीच उन्होंने जो देखा था वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं था। वे वैन के भीतर थे और नाइट विजन्स कैमरे से अपने चारों तरफ नजर कर रख रहे थे। लाख रोकने की कोशिश की थी लिली ने, लेकिन एक दबी सी डरी हुई चीख उसके मुंह से निकल ही गई। उसने ही तो सबसे पहले उसे देखा था, वो जो खेतों के बीच बैठा रो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और आंखों को देखकर ऐसा लगता जैसे वो अंधेरे कालीन को भेद कर उन्हीं की तरफ स्पष्ट देख रहा हो। हवा में बदबू ऐसी फैल रही थी कि कनक ने तो वैन में रखें डस्टबिन में उल्टी तक कर डाली थी। माहौल अजीब सा मनहूस होता जा रहा था। तभी जावेद ने हिम्मत दिखाई। उसने अमर से सेफ्टी जैकेट मांगी, जो अमर ने खुद पहनी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कहा, हाँ, वे सब यहां से खाली हाथ नहीं लौट सकते। ये अजीब सी चीज को अगर उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया तो उनके सामान्य से चैनल को धड़ाधड़ आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। उन्हें यह खतरा मोल लेना ही होगा। कनक ने कैमरा संभाला। अमर ने सेफ्टी के तौर पर हाथ में लाठी और तेज रोशनी देने वाले टॉर्च ले लिए। जावेद सबसे आगे था, जो वॉइस दे रहा था। लिली अभी भी सदमे में थी, इसलिए उसे ड्राइविंग सीट पर बिल्कुल तैयार रहने को कहा गया था। जरा सा भी खतरा दिखता तो वे चारों यहां से भाग जाने वाले थे। जावेद खुसर फुसर के लहजे में बोलता जा रहा था, दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम आप सबको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया। पता नहीं यह किस हद तक खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसे आप सबके बीच लाने की जहमत सिर्फ हमारा चैनल ही उठा रहा है। इसलिए बिना हिले और बिना पलकें झपकाए मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के स्क्रीन पर नजरें गड़ा कर रखिए। वे सभी आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा रहे थे। जरा सी भी चूक होती तो तीनों की जान पर बन सकती थी। आखिर गांव के लोगों से उन्होंने सुन रखा था कि यह चीज कितनी खतरनाक है। कनक ने फोकस जावेद पर ही कर रखा था। अमर उधर देख रहा था, जिधर कुछ ही देर पहले उन्हें वह दिखा था। हालांकि उसके रोने की आवाज अब भी कुछ घुटी घुटी सी सुनाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल वह दिखना बंद हो चुका था। सूखे पत्तियों से भरे खेत की पतली पगडंडियों पर संभल कर चलना बेहद संघर्ष से भरा था। लाख कोशिशों के बाद भी उनके कदमों की आहट वातावरण में फैल ही जाती थी। रात का अंधेरा, खेतों में बैठे छोटे बड़े जानवरों की आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी।
मेंढकों की टर्र टर्र और झींगुरों की आवाजें तो जैसे कानों में बस ही गई थीं। वे जितनी भी दूर जा रहे थे, यह आवाजें उनके साथ साथ चली जा रही थीं। और तभी कुछ हलचल हुई। खेतों के बीच एक छोटा सा गड्ढा था, जिसे एक छोटी सी तालाब कह सकते हैं, जहां किसान बारिश का पानी जमा करते हैं ताकि गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। उसी पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। कनक ने कैमरा उधर घुमा लिया। जावेद और अमर भी बड़े गौर से उधर देखने लगे, लेकिन काफी देर तक उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। तब जावेद ने कहा, लगता है पानी में कोई बड़ी मछली होगी जिसके उछलने पर ऐसी आवाज हुई। अक्सर पानी में रहने वाली बड़ी मछलियां जब छोटी मछलियों को खाती हैं तो इसी तरह उनके उछलने की आवाज आती है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। कनक ने कैमरे की दिशा अभी बदली ही थी कि अचानक उसके हाथों से कैमरा छूटकर नीचे गिर पड़ा। अमर ने जब आगे की तरफ टॉर्च मारा तो वह अजीब सी चीज यानी घिनू उनसे महज 4 कदम की दूरी पर खड़ा था। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जिसमें से कोई बेहद घिनौना पदार्थ टपक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। सीने की तरफ की चमड़ी जहां लचीली और गीली थी, वहीं पीछे से वह गंदे बालों से भरा था। चेहरे पर नाक नहीं थी। होंठ थे भी या नहीं यह समझना मुश्किल था। इस वक्त तो बस उसके लंबे नुकीले दांत ही दिख रहे थे। कनक को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर तक तो वह सदमे में घिनू को देखती रही, फिर अचानक ही पीछे की तरफ भागने लगी। बस यही बात घिनू को पसंद नहीं आई। वह बिजली की तेजी से कनक की तरफ दौड़ा और पीछे से उसके कंधे पर कूद पड़ा। कनक पल भर में वहीं ढेर हो गई। देखते ही देखते चबर चबर की एक घिनौनी आवाज आई। अमर और जावेद को समझते देर नहीं लगी कि घिनू कनक के जिस्म का मांस चबा रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुड़कर अपनी वैन की तरफ देखने लगे, जो अभी उनसे करीब 500 मीटर की दूरी पर थी। जावेद ने इशारे से अमर को भागने से मना किया, लेकिन खौफ के मारे अमर ने भी वही गलती कर दी जो कनक ने की थी। घिनू ने उसके साथ भी वही किया। अभी 10 कदम भी तो आगे नहीं बढ़ पाया था वह, जब पीछे से घिनू ने उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। गर्दन चटकने की जोरदार आवाज से जावेद ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। कई मिनटों तक वह वहीं खड़ा रहा और अपने दोस्तों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखता रहा। वह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि लिली उनके साथ यहां नहीं आई थी। यह बात सिर्फ वही जानता था कि वह दिल ही दिल में लिली से प्यार करता था। अभी वह खुद को मरने के लिए तैयार ही कर रहा था कि एक बार फिर घिनू जावेद के करीब आकर खड़ा हो गया। जावेद ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सख्ती से आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लग रहा था कि वह खुद ही घिनू के आगे अपने आप को परोस रहा हो। लेकिन तभी एक गुर्राहट से भरी विचित्र आवाज में घिनू ने जावेद से पूछा, सुनो, मेरी मदद करोगे? जावेद ने आंखें खोलीं और इस बात पर यकीन करने की कोशिश करता रहा कि यह जानवर बोल भी सकता है। उसे देखने मात्र से जावेद को ऐसा लग रहा था कि इस घिनौनी चीज के आगे पल भर टिकने से बेहतर होगा कि वह यहां से भाग जाए या फिर इसके हाथों ही मर जाए। लेकिन अपनी इस इच्छा को मारते हुए जावेद ने सिर हाँ में हिला दिया। घिनू को मदद के लिए हाँ कहने वाला जावेद पहला इंसान था। घिनू के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत उतर आई, जैसे कि वह महज एक 1.5 साल का नासमझ बच्चा हो। शायद उसे किसी इंसान के हाँ का ही इंतजार था। वह बस इतना ही तो चाहता था कि कोई उसके इस घिनौने रूप को नजरअंदाज कर उसकी मदद के लिए आगे आए। और यह पहला इंसान था जावेद। जावेद का हाल अभी भी बहुत बुरा था। उसे लिली की चिंता हो रही थी। लिली, जो बेहाल सी इस वक्त उनकी ही वैन में बैठी थी। जावेद ने गौर नहीं किया, लेकिन इस वक्त घिनू के चेहरे पर संतुष्टि के सुंदर भाव नजर आ रहे थे। उसके नुकीले दांत अंदर की तरफ धंस गए थे और वह हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। इधर, जावेद ने हकलाते हुए कहा, तुम्हें कहां दर्द हो रहा है? बताओ, मैं दर्द मिटाने की कई तरह की जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूं। घिनू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। लगभग गुर्राते हुए उसने कहा, मेरा दर्द कोई नहीं मिटा सकता। तुम बस एक काम करो, आज से 1.5 साल पहले जन्मे किसी ऐसे बच्चे को ढूंढो जिसका जन्म 10:52 पर हुआ हो, और हाँ, उसे दर्द नहीं होता। यही बच्चा इस शहर में कहीं होगा। उसे ढूंढकर 5 दिनों के भीतर मेरे पास ले आओ, वरना वैन में बैठी वह लड़की मेरे कब्जे में भूखी प्यासी मर जाएगी। क्या? लिली? लिली को देख लिया तुमने? कहां है वो? जावेद को यकीन नहीं हो रहा था कि यहां आने से पहले ही उसने लिली को अपने कब्जे में कर लिया था। अब उसकी मदद करने के अलावा जावेद के पास कोई चारा नहीं था। भारी कदमों से वह खेत से बाहर सड़क की तरफ चल पड़ा। भोर की हल्की उजास में उसने देखा वैन बिल्कुल खाली थी। अगल बगल लिली की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। लेकिन एक बात जो उसे बेहद अजीब लगी, वैन के भीतर न जाने कहां से बालों के अनगिनत गुच्छे आ गए थे। सीट पर इधर उधर फैले गंदे बालों के गुच्छे। इसका मतलब था कि लिली को यहां से ले जाने वाला घिनू नहीं था। जावेद ने उन बालों को गाड़ी से निकालकर फेंक दिया।
लेकिन भूरे कीड़े वैन में कब्जा जमा चुके थे। यहां से निकलकर जावेद सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। आखिर उसने अपने दोनों दोस्त खोए थे और लिली लापता हो गई थी। लेकिन शायद उसने यही सबसे बड़ी गलती कर डाली थी। वो टूटे फूटे दीवारों वाला एक बेहद पुराना कमरा था। सीलन की बदबूदार महक और चमगादड़ों के मलमूत्र की दुर्गंध से वह जगह काफी घिनौनी हो चुकी थी। लिली उस वक्त वैन में बैठी अपने दोस्तों की राह देख रही थी जब घबराई हुई एक बच्ची उसकी वैन की खिड़की पर जोर जोर से हाथ पीटने लगी। वह 7-8 साल की बच्ची थी। अंधेरे में लिली बस उसकी परछाई ही देख पा रही थी। उसके चेहरे पर वातावरण से भी अधिक अंधेरा था। कंधे से नीचे तक लंबे उलझे बाल थे और हाथों में एक गुड़िया थी, एक ऐसी गुड़िया जो बिल्कुल जीवंत लग रही थी। लिली पहले से ही डरी हुई थी लेकिन अब और अधिक घबरा गई। उसने धीरे धीरे खिड़की के कांच को नीचे किया। कौन हो? क्या चाहिए? देखो, इतनी रात को खेतों में अकेले घूमना अच्छा नहीं है। जाओ, अपने घर चली जाओ। लिली की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तुम्हारे दोस्त वहां हैं, पुराने कुएं के पास। एक पर किसी ने हमला कर दिया है, तुम्हें बुला रहे हैं। चलो मेरे साथ, उस बच्ची ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा। वह लड़की जो अब भी अंधेरे में पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्त के घायल होने की बात सुनकर लिली कुछ भी सोच समझ नहीं पाई। वह हड़बड़ाकर वैन से उतरी और उस छोटी लड़की के पीछे तेजी से चलने लगी। लेकिन उस लड़की की चाल अजीब थी, जैसे वह जमीन पर चल नहीं रही थी बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही हो। लिली ने इस बात पर ध्यान दिया और तभी से उसके जिस्म में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ने लगी थी। वह बहुत देर तक उसके पीछे चलती रही लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह कोई गलती कर रही है। भोर की हल्की रोशनी आने लगी थी और इस उजाले में लिली ने साफ देखा उस लड़की के पैर वाकई जमीन से थोड़े ऊपर तैर रहे थे। लिली के सीने में जैसे कोई भारी पत्थर आकर गिरा हो। अब वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वह वहीं रुककर एकटक उस लड़की को आगे जाते हुए देखती रही। लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वह लड़की रुक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, लिली का होश उड़ गया। उसका चेहरा डरावना था। चमड़ी इतनी सफेद थी जैसे न जाने कब से पानी में डूबी हो। आंखें बिल्कुल सफेद थीं और दांतों पर हरी काई जमी हुई थी। होंठ तो गलकर खत्म होने वाले थे और नाक का भी वही हाल था। बाल अजीब तरह से उलझे हुए थे और उसकी पहनी हुई फ्रॉक से लगातार पानी टपक रहा था। लिली बेहोश होने ही वाली थी लेकिन गिरने से ठीक पहले उसने महसूस किया कि वह लड़की, जो असल में प्रज्ञा की रूह थी, हवा में लहराती हुई तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसने लिली की पीठ पर बंधी पोनी को कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। जब लिली को होश आया तो वह उसी टूटे फूटे बदबूदार कमरे में थी। किसी समय में यह कमरा सुब्रतो दास और उनकी धर्मपत्नी नीलिमा जी का हुआ करता था। आज यह जर्जरता के आखिरी चरण पर था और कहते हैं खाली जगहें अक्सर शैतानों से भरी होती हैं। इस घर का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। घर के भीतर जगह जगह जंगली पौधे उगाए थे। आंगन में कभी बरगद का एक पेड़ था जिसकी जड़ों ने अब इस घर के फर्श को तोड़ दिया था। घर के अंदर तक जड़ें फैल चुकी थीं। लिली चुपचाप बैठी यह सब देख रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी घर के बाहर से उसे एक बेहद डरावनी चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे किसी के जले हुए हाथों में नमक रगड़ दिया गया हो। वह उठकर उस दिशा में दौड़ पड़ी। चीख कुएं के भीतर से आ रही थी। हाँ, गिनू फिर एक बार कुएं के अंदर बैठा रो रहा था। उधर पता नहीं कुणाल बर्मन के ऊपर फिर से कौन सी मुसीबत आ गई होगी। वह निम्न दर्जे का एक पुलिस स्टेशन था, जैसे कई महीनों से वहां कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ हो। सभी कर्मचारी अपने अपने केबिन में सुस्ती से बैठे चाय घटक रहे थे। ज्यादातर छोटे शहरों के छोटे छोटे थानों का यही हाल होता है। इलाके के लोग पुलिस के झंझट में पड़ने से बेहतर छोटी छोटी समस्याओं का हल खुद ही निकाल लेना मुनासिब समझते हैं। यही वजह होती है कि ऐसे थानों के पुलिस कर्मियों की तोंद बाहर और पुलिसिया दिमाग अंदर धंसा होता है। जावेद को होश कहाँ था? कल रात से लेकर सुबह तक उसने बहुत सी अजीब चीजें देखी थीं। दोस्तों की मौत, अजीब से जानवर का बोलना, अजीब सी शर्तें रखना और उन शर्तों को पूरा करवाने के लिए उसकी लिली को जब्त कर लेना। वह तेजी से पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अभी तक तो वह हांफने भी लगा था। वह अंदर पहुंचा ही था कि शांत वातावरण में हलचल मच गई। सभी उसे देखकर खुसुर फुसुर करने लगे। तभी थाने का हवलदार एक कोने से उठकर आया और उसने जावेद की शर्ट की कॉलर पकड़ ली। मुंह में ठूंसे गुटखे का रस भीतर निगलकर उसने बोलना शुरू किया। काबे, कहीं से चोरी चकारी करके आ रहा है क्या? सुबह सवेरे थाने क्यों चला आया? आत्मसमर्पण करने तो नहीं आया ना? देख, यहाँ आत्मसमर्पण करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत दिनों से हाथों की खुजली नहीं मिटी। बता, क्या कांड करके भागा है तू? अभी तेरी मरहम पट्टी करता हूं। इतना बोलकर वह अपनी शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाने लगा। जावेद ने सामने देखा। फ्रंट टेबल पर एक टिप टॉप पुलिस इंस्पेक्टर बैठे थे।
वह दौड़कर उनके पास पहुंचा। सर, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए। मैं कोई चोर नहीं हूं। हम चारों एक यूट्यूब टीम से हैं। हम कल रात घाटी की तरफ गए थे। आपने भी सुना होगा, वहां इन दिनों कोई अजीब सी चीज लोगों को परेशान कर रही है। हम बस उसे ही कवर करने गए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, वह हमें मिला भी, लेकिन मेरे 2 दोस्त उसके हाथों मारे गए सर। और लिली को उसने गायब कर दिया। क्या कहा? मारे गए यानी कि हत्या हुई है। जावेद की बात सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत जावेद की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और उसे बैठाकर उसकी पीठ थपथपाई। फिर सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। हालांकि उस घाटी में पहले भी हत्याएं हुई थीं, लेकिन आज तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। भोले भाले घाटी के लोग भला क्या किसी भूत के खिलाफ शिकायत दर्ज करते? उनकी नजर में वह तो भूत ही था, और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था उसे वे नियति का खेल समझकर चुप बैठे थे। सिर्फ पंडितों और बाबाओं के पास जाने के अलावा उन्होंने कभी घिनू के खिलाफ कोई दूसरा कदम नहीं उठाया। लेकिन आज पहली बार जावेद ने मौत की खबर सबसे पहले थाने को दी थी। पुलिस की जीप अब घाटी वाले रास्ते पर सरपट दौड़ रही थी। दूसरी तरफ गांव वालों को 2 अज्ञात लाशें खेतों में मिली थीं, जो यकीनन अमर और कनक की थीं। लेकिन गांव वालों को लग रहा था जैसे घिनू उन्हें सचेत कर रहा है कि वे किसी भी तरह के बाबाओं को घाटी में बुलाने की कोशिश न करें। शायद घिनू इस बात से खफा था कि कल ही शहर के कोई बड़े बाबा जी आकर यहां रुके थे। आखिर ऐसी अफवाहें ही इन बाबाओं को तरक्की दिलाती हैं। घाटी का माहौल आज फिर उदासी से भरा था। यहाँ का शांतिप्रिय जीवन धीरे धीरे खौफ के गर्त में समाता जा रहा था। उधर बर्मन विला में भी माहौल परेशानी से भरा था। घर का एकमात्र चिराग पिछले 2 दिनों से गायब था। शकुंतला जी कुणाल को लेकर घर से भाग गई थीं, और इस वक्त वे किसी पुरानी फैक्ट्री में छुपी हुई थीं। यह फैक्ट्री इसी शहर में थी। इलाका थोड़ा सुनसान था। किसी समय में यह फैक्ट्री भी आबाद हुआ करती थी, लेकिन फिर एक दिन यहाँ आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री सामान सहित बर्बाद हो गई। इसके मालिक ने इसे किसी और को बेच जरूर दिया था, लेकिन अब तक इसमें कोई नया काम शुरू नहीं हुआ था। यहाँ सिर छुपाने के लिए एक छत तो थी। यहीं छुपी थी शकुंतला जी। उन्हें पता था कि अखिलेश बर्मन कुणाल को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, इसलिए वह मामले के जरा ठंडा होने का इंतजार कर रही थीं। फैक्ट्री के पीछे के इलाके में एक बाजार लगता है। शकुंतला जी सोए हुए कुणाल को एक रस्सी से बांधकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लेने गई थी। वापस आकर उन्होंने देखा कुणाल नींद से उठ गया था। हालांकि वह अभी भी रस्सी से बंधा हुआ था, लेकिन रस्सी लंबी होने की वजह से वह अपनी जगह से उठकर इधर उधर खेल रहा था। खेल खेल में ही वह एक बोरे के पास गया, जिसमें से कुछ सफेद धूल सा निकलकर जमीन पर फैला हुआ था। कुणाल उसी पाउडर को दोनों हाथों से रगड़ रहा था और खिलखिलाकर हंस रहा था। शकुंतला जी ने जब पास जाकर देखा तो पाया कि वह सफेद पाउडर नमक था। शायद कभी किसी मिलावट के लिए फैक्ट्री में नमक मंगवाया गया होगा, लेकिन इस वक्त वही नमक नन्हे कुणाल के बुरी तरह जले हुए हाथों के बीच रगड़ रहा था। यही वह वक्त था जब लिली ने घिनू को कुएं के अंदर रोते हुए सुना था। क्या होगा अब जब लिली घिनू से टकराएगी, या जब जावेद के कहने पर पुलिस किसी ऐसे बच्चे को ढूंढेगी जिसे दर्द नहीं होता, जब अखिलेश बर्मन के साथ साथ पूरी घाटी ही कुणाल को ढूंढेगी, तब क्या शकुंतला जी लोगों से अपने लाल को बचा पाएंगी? क्या जावेद घिनू की मदद करेगा, या पुलिस के चक्कर में पड़कर वह अपनी लिली को खो देगा? शायद लिली घिनू को देखकर पहले ही भाग जाए इस खंडहर नुमा मकान से, जहां उसे प्रज्ञा की रूह लेकर आई थी। कहानी में अभी कई सवाल बाकी हैं। उम्मीद है यह कहानी आप सभी को पसंद आ रही होगी। कहानी हर सवाल का जवाब देगी। धैर्य बनाए रखें। जावेद दोपहर तक पुलिस के सवालों के जवाब देता रहा। अब वह उकता गया था। वह चाहता था कि उसे सवाल जवाब करने के बजाय पुलिस लिली की तलाश करे, या फिर शहर में किसी ऐसे बच्चे को ढूंढे जिसे दर्द नहीं होता। अमर और कनक की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। ये वही पोस्टमार्टम हाउस था जिसके ठीक बगल वाले सरकारी अस्पताल में एक रात कुणाल बर्मन ने जन्म लिया था। शाम ढलने के बाद पुलिस की टीम ने जावेद को छोड़ दिया। अब वह कनक और अमर के घर वालों के साथ था। लिली की तलाश भी शुरू हो चुकी थी। सभी जावेद से जानना चाहते थे कि आखिर ये दोनों हत्याएं हुई कैसे। क्या सच में यह किसी जानवर का काम था? नहीं, वह कोई आम जानवर नहीं हो सकता। वह इंसानों की भाषा में बोलता है। हाँ, उसकी आवाज में थोड़ा सा खुरदुरापन जरूर था,
लेकिन उसने मुझसे साफ साफ अपनी शर्तें रखी थीं। जावेद बार बार यही जवाब देता जा रहा था। वे सभी लोग अब शहर के उसी मुर्दा घर के पास थे, जिसके ठीक सामने पोस्टमार्टम हाउस में कनक और अमर का पोस्टमार्टम हो रहा था। एक झुंड था जो जावेद को घेरे खड़ा था। यहाँ अस्पताल के कुछ स्टाफ भी मौजूद थे। बात जंगल में आग की तरह फैल रही थी, लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ। दरअसल जब जावेद घिनू की अजीब शर्तों के बारे में सबको बता रहा था, तब वहां सरकारी अस्पताल का एक पुराना गार्ड भी खड़ा था। वह अपने बूढ़े दिमाग पर जोर डाल रहा था। कुछ अधूरी यादें उसके मन में उमड़ रही थीं। हाँ, वो बरसात की एक भयानक रात थी। पूरे शहर में घुप अंधेरा था। एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी गर्भवती थी। रास्ते पानी से भरे होने के कारण उन्हें इसी सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए आना पड़ा था। बहुत मुश्किलों के बाद आखिर उसने जन्म लिया, लेकिन वो भी तो ऐसा ही था। मतलब वह भी जन्म के बाद रोया नहीं था, नर्स के छुटकी काटने पर भी नहीं। तभी तो उसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में तुरंत भेज दिया गया था। ठीक ठीक याद नहीं कि तारीख क्या थी, लेकिन बात करीब 1 साल पहले की ही है। हो सकता है अस्पताल के रिकॉर्ड में आपको कुछ मिल जाए, उसमें तारीखें दर्ज होती हैं ना। गार्ड ने बड़ी सावधानी से यह बात जावेद को बताई। जावेद को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसे उस बच्चे के बारे में पता चल जाएगा, और उसे पता चल भी गया। अस्पताल की जानकारी से पुष्टि हो गई कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि अखिलेश बर्मन का बेटा कुणाल बर्मन था। अब बात सिर्फ लिली की नहीं थी। जावेद दिल से चाहता था कि घिनू इस घाटी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। घाटी के लोग खौफ मुक्त होकर जी सके। जावेद अब अखिलेश बर्मन के घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वहां जाकर भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। कुछ घंटों बाद बर्मन विला में, जावेद, मुझे अखिलेश जी से मिलना है। उनके बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। घर का नौकर, क्या आपको उनके बेटे के बारे में कोई खबर मिली है? जावेद, जी हाँ, इसीलिए तो मैं अखिलेश जी से बात करना चाहता हूँ। आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। घर का नौकर, जी मैं अभी बुलाता हूँ, आप अंदर आकर बैठिए ना। घर के नौकर को लगा कि जावेद नाम का यह शख्स शायद खोए हुए कुणाल बर्मन की कोई खबर लाया है। शायद जल्दी ही वह उन्हें मिल जाएगा। उसके कदमों की चाल से ही उसकी खुशी झलक रही थी। वह दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास गया और लगभग चिल्लाते हुए उन्हें बताने लगा कि कोई उनके बेटे की खबर लेकर आया है। बात पूरे घर में फैल गई और सभी गलियारे में आ गए, जहां इस वक्त जावेद बैठा था। अखिलेश बर्मन जावेद से अकेले में काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उनका बेटा शुरू से ही उन्हें विचित्र लगता था, लेकिन अब एक और अजीब बात सुनकर उनके मन में उसके प्रति खिन्नता और बढ़ गई। हाँ, यह सच है कि इन दिनों वे कुणाल से चिढ़ने लगे थे। उन्हें लगता था कि वह बेकार ही उनके जीवन में आया। शकुंतला जी के साथ कितनी खूबसूरत जिंदगी जी रहे थे वे। शकुंतला जी भी अपना सारा ध्यान सिर्फ अखिलेश जी पर ही देती, लेकिन जब से कुणाल का जन्म हुआ था, उन्होंने अखिलेश जी से ढंग से बात तक नहीं की। दिन बीतने के साथ साथ शकुंतला जी की मानसिक हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। यह वाकई अखिलेश जी के लिए चिंता का विषय था। ऊपर से जब जावेद ने यह बताया कि एक खतरनाक जीव किसी ऐसे बच्चे को ढूंढ रहा है जिसे दर्द नहीं होता और जन्म की तारीख व समय भी कुणाल से बखूबी मेल खाता है, तो अखिलेश जी हद से ज्यादा हैरान और परेशान हो उठे। वे इन सब से उकता चुके थे, लेकिन यह तो उनकी परेशानियों की शुरुआत भर थी। आगे उनके साथ क्या दुर्गति होने वाली थी, इसकी जरा भी भनक उन्हें नहीं थी। जब जावेद को पता चला कि महज 2 दिन पहले ही वह बच्चा, जिसे वह ढूंढते ढूंढते यहां तक आया था, उसकी मां उसे लेकर भाग गई है, तो उदासी ने उसे बुरी तरह घेर लिया। किसी तरह उस रात वह अपने घर लौट गया। वह इस शहर में अकेला ही था। थकान की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। लेकिन रात का दूसरा पहर था। दूर किसी सूखे पेड़ पर बैठा एक उल्लू अचानक अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, जैसे कि वह समझ गया था हवा में कोई अनचाही चीज घुलने लगी है। जावेद गहरी नींद में था जब उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में कुछ रेंग रहा है, जैसे बहुत छोटे छोटे लेकिन झुंड में कीड़े हों। जैसे उसके जिस्म पर काली चींटियां रेंग रही हों, लेकिन यह चींटियां नहीं थीं। ये तो उड़ने वाले भूरे घिनौने कीड़े थे।
किसी ने करीब से देखा भी था और कहा था, ठीक ऐसे ही कीड़े तो घिनू की पीठ में मौजूद बालों में भी होते हैं। ये कीड़े संकेत दे रहे थे, घिनू आसपास ही कहीं था। अचानक एक अजीब सी बदबू से पूरा कमरा भर गया, जैसे वहां कई दिनों से कोई सड़ी हुई चीज रखी हो। ओह, सांस लेना तक दूभर हो गया। जावेद ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए आंखें खोल दी। नींद तो उसकी पहले ही खुल चुकी थी। कब से उसे महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म पर चींटियां रेंग रही हैं। वह हाथ से भगाता तो थोड़ी देर के लिए वे सभी भाग जाती और फिर कुछ देर बाद वहीं सिरहन लौट आती। अब तो इस बदबू ने उसे उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। अपने दोस्तों के साथ वह अक्सर घर से बाहर ही रहता था। कभी अपने एक कमरे के घर में लौटता तो कभी हफ्तों नहीं आता। घर में था भी कौन जिसके लिए वह यहाँ आता। इसी वजह से उसे घर में अक्सर सड़े हुए अंडे, टमाटर या कभी मरे हुए चूहों की बदबू से रूबरू होना पड़ता था। उसने उठकर फ्रिज खोला। फ्रिज में महीनों पहले रखा हुआ एक बोतल पानी और सूखी हुई कुछ सब्जियां थीं। हालांकि फ्रिज से भी बदबू आ रही थी, लेकिन इस वक्त जो बदबू पूरे कमरे में भरी हुई थी वह कुछ और थी। जावेद अब संशय में पड़ गया। वह कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढ ही रहा था जब कूलर के पीछे उसे कुछ दिखा। कमरे की धीमी रोशनी में वह एकटक जावेद को ही घूरे जा रहा था। जावेद को समझते देर नहीं लगी, यह घिनू था। जावेद के कदम पीछे हटने लगे। वह कमरे से भाग जाना चाहता था। धीरे धीरे वह उल्टे कदमों से दरवाजे तक पहुंच ही गया था कि अचानक घिनू ने तेजी से बाहर निकलकर उस पर हमला कर दिया। उसके दोनों पैरों को खींचकर उसे घसीटते हुए कमरे के बिल्कुल बीच में फर्श पर पटक दिया और खुद जाकर उसके सीने पर बैठ गया। जावेद की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इतने करीब से घिनू के इस घिनौने रूप को देख रहा था कि अगर घिनू इस वक्त उसे छोड़ भी देता फिर भी वह मर जाता। घिनू की छाती का हिस्सा अजीब लचीला था और उसकी पीठ के बालों से निकलने वाले कीड़े उसकी छाती के गीलेपन में चिपके हुए थे। दांतों के बीच फंसे इंसानी मांस के टुकड़े और उसकी भयानक बदबू। फर्श पर लेटे लेटे ही जावेद उल्टियां करने लगा, लेकिन घिनू गुर्राते हुए बोल रहा था, तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुमसे मदद मांगी थी। अब तुम तो जाओगे ही, तुम्हारी दोस्त भी नहीं बचेगी अब। इधर घुटी घुटी आवाज में जावेद घिनू को बता रहा था कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह बच्चा उसे मिल गया है। लेकिन अपनी ही गुर्राहट की आवाज में घिनू कहां सुन पा रहा था जावेद की लगभग मरी हुई आवाज। काश घिनू ने एक बार जावेद को सुन लिया होता। और तभी कमरे से एक भयानक चीख उभरी और दरवाजे के नीचे की खाली जगह से खून बाहर बहने लगा। जावेद मर चुका था। दूसरी तरफ कुएं के पास उस वीरान मकान में लिली फंस चुकी थी। कभी जावेद को, कभी अमर को, तो कभी कनक को आवाज लगाते लगाते उसके गले का सारा पानी सूख गया था। हाँ, इस वक्त वह हद से अधिक प्यासी थी। रात के अंधेरे में वह मकान और भी डरावना लग रहा था। सालों पहले यहां प्रज्ञा का परिवार रहा करता था। लिली अब तक समझ चुकी थी कि इस खंडहर में वह अकेली नहीं थी। कोई था बिल्कुल उसके आसपास। कभी उसके कदमों की आहट, कभी आहिस्ते से हंसी और कभी बेहद ठंडी रुलाई। लिली यह सब महसूस कर रही थी। कभी यूं ही चमगादड़ अचानक फड़फड़ाकर उड़ने लगते, तो कभी बाहर बने कुएं में किसी चीज के गिरने की छपाक की जोरदार आवाज आती। लिली चौंक पड़ी। तभी उस कमरे में अचानक से ठंड बढ़ने लगी। इतनी ठंड कि अंधेरे में धुंध की एक मोटी परत नजर आने लगी। लिली कांप रही थी। उसने दरवाजे की ओर देखा जहां चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। वहां कोई बैठा था, सफेद फ्रॉक पहने, खुले और बेतरतीब से बिखरे बाल। वह अपना सिर घुटनों में छुपाकर बैठी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया भी थी। लिली भी इस वक्त कुछ इसी तरह ही बैठी थी, लेकिन वह आकृति पारदर्शी सी लग रही थी। हवा चलती तो वह किसी सूखे पत्ते की तरह हिलने लगती। लिली को याद आया, कल भी तो ऐसी ही कोई बच्ची उसे यहां तक लेकर आई थी, लेकिन वह कितनी जीवंत लग रही थी। और यह जैसे सालों से मौत का सन्नाटा ओढ़े बैठी थी। बहुत देर तक लिली उसे वैसे ही बैठा हुआ देखती रही। फिर उसने सवाल किया, तुम कौन हो? देखो, मुझे बता दो, मेरे दोस्त कहाँ हैं? मुझे यहां क्यों फंसा कर रखा है तुमने? लिली के शब्दों में गुस्सा और विद्रोह झलक रहा था, लेकिन उसके ये जहरीले शब्द भी वातावरण के इस सन्नाटे को तोड़ नहीं पाए। वह आकृति अभी भी दरवाजे पर वैसी ही बैठी थी,
लिली ने एक बार फिर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही हुआ, जिससे उसका यहां से निकलना मुश्किल हो गया। जैसे ही वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी, अचानक बाहर से अनगिनत चमगादड़ों का झुंड भीतर आने लगा। दरवाजे आपस में जोर जोर से टकराने लगे। लिली डरकर 4 कदम पीछे हट गई। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद लिली ने देखा कि वह आकृति भी अब दरवाजे से गायब थी। कमरे में छाई अजीब सी ठंड भी अब नदारद थी। लेकिन तभी कुछ हुआ, और किसी सिनेमा के चलचित्र की तरह दीवारें बदलने लगीं। अंधेरे और सीलन भरे उस कमरे में अचानक रोशनी फैल गई। लिली जिस कमरे में थी, वहां अब बहुत से लोग दिखने लगे। कोई फूलों की मालाएं हाथ में लिए था, कोई कटे हुए फल और मिठाइयों के साथ, कोई दरवाजे पर तोरण टांग रहा था। कमरे के बिल्कुल बीच में कोई पूजा हो रही थी। पंडित जी आसन पर बैठे मंत्रोच्चारण कर रहे थे। पूरा माहौल भक्तिमय था। लिली तो जैसे कल्पना और वास्तविकता के बीच का फर्क ही भूल बैठी थी। वह आंखें घुमाकर चारों तरफ देख रही थी, और उसे दरवाजे के किनारे फिर वह दिखी। वही सफेद फ्रॉक पहने, वही 7-8 साल की प्यारी सी लड़की, लेकिन थोड़ी घबराई हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मंत्रों की आवाज और अगरबत्तियों की खुशबू उसे परेशान कर रही हो। पूरा घर इस वक्त लोगों से खचाखच भरा था, लेकिन इतने लोगों के बीच वह अकेली उदास क्यों थी? लिली ने देखा वह दरवाजे से हटकर जाने लगी। लिली भी उसके पीछे चल पड़ी। वह छोटी लड़की प्रज्ञा थी। उसके हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया भी थी। वह कुएं के पास खड़ी खेल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस गुड़िया में ही उसकी जान बसती हो। वह उससे बातें कर रही थी, उसके साथ मुस्कुरा रही थी, और कभी कुछ सोचकर खामोश भी हो जाती थी। उसकी आंखों से लुढ़क कर आंसुओं की कुछ बूंदें नीचे टपकने लगीं। लिली एकटक उसे ही देख रही थी, और तभी प्रज्ञा के हाथों से फिसलकर उसकी गुड़िया नीचे गिर गई। इसके चंद सेकंड बाद ही एक जोरदार छपाक की आवाज हुई, और प्रज्ञा खुद उस कुएं में कूद गई। लिली को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से आत्मा को एक झटके में खींचकर बाहर निकाल दिया हो। वह अपनी मौत दोहरा रही थी, लेकिन लिली कहां समझ पाई थी कि जो उसने अभी अभी देखा वह तो कई साल पहले बीत चुका था। वह दौड़कर कुएं के किनारे गई, हर तरफ आवाज दी, घर के भीतर की भीड़ को भी बहुत पुकारा, लेकिन सभी तो पूजा में व्यस्त थे। चाहकर भी लिली कुछ कर नहीं पा रही थी। किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल जाती। वह चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके भीतर ही कहीं घुट कर रह जाती। और फिर कुछ देर बाद जब वह कुएं में देखने गई, तब तक कुएं का पानी शांत हो चुका था। वह विशाल कुआं प्रज्ञा को निगल चुका था। पानी की सतह पर केवल उसकी प्लास्टिक की गुड़िया तैर रही थी। लिली चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आखिर अभी अभी अपनी आंखों के सामने उसने एक छोटी सी बच्ची की मौत देखी थी। लेकिन तभी फिर कुछ बदला। अब उस पूजा वाले घर में मातम फैला हुआ था। लिली एक कोने में खड़ी लोगों को सुन रही थी। कुछ आस पड़ोस के लोग वहां थे। प्रज्ञा के माता पिता भी थे, जो उदासी से एक कोने में बैठे थे। प्रज्ञा की मां नीलिमा जी सिसक भी रही थीं। सभी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। जब नीलिमा जी अपनी रुलाई को संभाल नहीं पाईं, तो वह दौड़कर ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में चली गईं। वहां जाकर वह फफक फफक कर रोने लगीं। लिली भी उनके पीछे उसी कमरे में चली गई। वह प्रज्ञा की मां को संभालना चाहती थी, लेकिन वह उन्हें छू भी नहीं पा रही थी। वह बस किसी मूक दर्शक की तरह सब कुछ देख रही थी। तभी वहां सुब्रतो दास आए। आते ही वह अपनी पत्नी के पास घुटनों के बल बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पीठ सहलाने लगे। नीलिमा जी अपनी फूट रही रुलाई को जबड़े भींचकर रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सुब्रतो दास ने अचानक अपनी हरकत बदल दी। उन्होंने बड़ी बेरहमी से नीलिमा जी के पीछे के बालों को जोर से खींचा। वह चीख पड़ी। दरवाजे की ओट में खड़ी लिली भी चौंक गई थी। अब सुब्रतो दास फुसफुसाकर नीलिमा जी से कह रहे थे, इतना नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे, कल जाने वाली आज ही चली गई, फिर क्यों इतना रोने का नाटक कर रही हो? देखो, सेहत बिगड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, इस बार तुम्हारे पेट में मेरा लड़का पल रहा है। उसी की सलामती के लिए ही तो हम ये पूजा करवा रहे थे। और देखो, ईश्वर भी शायद हमारी मन की बात समझकर पहले ही इस मुसीबत को हमारे रास्ते से हटा दिया। अरे, इसके होने से भला हमारे बेटे की परवरिश में रुकावट नहीं आती। देखो नीलिमा, हम तो इसे धीमा जहर दे ही रहे थे ना हर दिन। 1-2 साल में ये खुद ही मर जाती।
इसका मोह त्याग दो अब और सिर्फ मेरे बेटे का ख्याल रखो। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हर हफ्ते हम इस पागल को मनोचिकित्सक को दिखाते थे, लेकिन दवा इसे पहाड़ी वाले बाबा की ही देते थे। वही दवा जो धीरे धीरे जहर का काम करती है और एक दिन इंसान को ले डूबती है। चलो अब, मैंने केसर वाला दूध मंगवाया है, उसे पी लो। जानते हो ना, केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। नीलिमा, जो अब तक आहिस्ता आहिस्ता सुबक रही थी, अचानक उठ खड़ी हुई। उसने घूरकर सुब्रतो जी को देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोलने लगी, और अगर इस बार भी बेटी हुई तो क्या करेंगे आप? उसे भी मार देंगे? मेरी बेटी को पागल आप लोगों ने किया था, समझे? आप और आपके पहाड़ी वाले बाबा ने मिलकर ना जाने ऐसी कौन सी औषधियां पिला दी मुझे कि कोख में ही मेरी बच्ची का दिमाग खराब हो गया। अरे, उस बार भी तो उन्होंने कहा था कि कोख में बेटा ही होगा, इसलिए ये दवाइयां दे रहा हूं। लेकिन क्या हुआ? और इस बार भी आप वही दवाइयां फिर से दे रहे हैं मुझे। देखिए, मैं अच्छे से जानती हूं कि केसर वाला दूध तो बहाना है। असल में आप उसमें बाबा की औषधियां मिलाकर मुझे पिलाते हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है आपको बेटियों से? मेरी फूल सी बच्ची को आपने मार ही डाला। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। लिली वहां खड़ी जड़ हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुब्रतो दास जैसे मानसिकता वाले लोग भी होते हैं। उसका सिर घूमने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और झटकने लगी, और फिर जैसे ही उसने आंखें खोली, वहीं सीलन भरा अंधेरा कमरा उसके सामने मौजूद था। हालांकि इस वक्त उस कमरे में हल्की दूधिया रोशनी भी थी। उसने देखा प्रज्ञा अभी भी दरवाजे पर बैठी थी। अब लिली को प्रज्ञा से डर नहीं लग रहा था, उसे हमदर्दी महसूस हो रही थी उससे। लिली की आंखों से भी इस वक्त अविरल धाराएं बह रही थीं। वह सोच रही थी, क्या मौत ऐसी भी होती है? एक छोटी सी बच्ची को मारने के लिए इतने षड्यंत्र रचे जा सकते हैं? क्या आज भी इस समाज को सिर्फ बेटे ही चाहिए, बेटियां नहीं? कितना निष्ठुर था प्रज्ञा का परिवार। लिली सोच रही थी, ना जाने यह सब कब बीता होगा। वह एक बार नीलिमा से मिलना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि क्या प्रज्ञा की मौत के बाद उनकी दूसरी संतान जिंदा है भी या नहीं। कहीं सुब्रतो दास जैसे नरपिशाच ने उसे भी मार तो नहीं दिया। हर वक्त अच्छाई का मुखौटा पहने सुब्रतो दास भीतर से कितने बड़े पिशाच थे, यह तो लिली देख ही चुकी थी। उनकी बुराइयों ने ही तो एक मासूम सी जान को आज एक बुरी ताकत बनने पर मजबूर कर दिया। तभी तो आज वह घिनू जैसे शैतान की मदद कर रही थी। न जाने घिनू ने उसे अपनी कौन सी झूठी कहानी सुनाई होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल लिली अब प्रज्ञा के लिए एक सही रास्ता बन गई थी। पहली बार प्रज्ञा ने किसी इंसान को अपनी आपबीती दिखाई थी, और लिली का चुनाव बिल्कुल सही साबित होने वाला था। कुणाल और उसकी मां को लापता हुए लगभग 1.5 महीने हो चुके थे। इस बीच जावेद और उसके 2 दोस्त मारे जा चुके थे। अब बस एक लिली ही बची थी, जो फिलहाल लोगों के लिए लापता थी, लेकिन वह जिंदा थी। घाटी में मौत का खौफ इन दिनों कुछ कम हो गया था। ठिठुरती ठंड दस्तक दे रही थी। जीवन एक लय में फिर से शुरू हो गया था। अखिलेश जी भी इन दिनों सामान्य दिनचर्या में लौट चुके थे। उन्होंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। आखिर 1.5 महीने बीत चुके थे और अब तक वह शकुंतला जी को तलाश नहीं पाए थे। पुलिस भी इन मामलों में बेहद धीमी गति से काम कर रही थी। उन्होंने तो यह तक मान लिया था कि शकुंतला जी अपनी इच्छा से किसी के साथ भाग गई हैं। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। उस दिन ठंड तो थी ही, ऊपर से मौसम भी काफी खराब हो रहा था। रह रहकर तूफानी हवाएं लोगों के घरों में दस्तक दे रही थीं। यह रात का वक्त था जब अखिलेश बर्मन जी की हवेली के बाहर एक बेहद पुरानी खटारा सी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर की सीट से एक अधेड़ आदमी बाहर निकला और उसने अखिलेश जी को तलाशा। अखिलेश जी जब बाहर आए तो उनके होश उड़ गए। अधेड़ आदमी के साथ उस गाड़ी में शकुंतला जी और उनका बेटा कुणाल भी थे। कुणाल तो ठीक ठाक था, लेकिन शकुंतला जी को देखकर लग रहा था जैसे वे मरणासन्न अवस्था में थीं। वे बेहद कमजोर हो गई थीं। आंखें अंदर की तरफ धंसी हुईं, होठों पर पपड़ियां जमी हुई थीं। वे कुछ नहीं बोली, बस कुणाल को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गईं। उनका बर्ताव ऐसा था जैसे वे अपने बेटे के साथ कुछ घंटों के लिए पार्क में टहलने गई थीं और अब अपने घर लौट आई हों। जैसे उनका इतने दिनों तक गायब रहना कोई बड़ी बात ही ना हो।
वे क्या जानती थीं कि उनके पीछे अखिलेश जी ने न जाने क्या क्या सहा था। पत्नी और बेटे की जुदाई का गम तो था ही, लेकिन यह समाज भी कहां हजम कर पाया था कि एक स्त्री घर से सिर्फ अपने बच्चे की सलामती के लिए भाग गई हो। लोग बातें बना रहे थे, उनकी पत्नी को बेहया और अखिलेश जी को नामर्द साबित करने पर लगे हुए थे। खैर, अखिलेश जी ने चैन की सांस ली। अखिलेश जी को उस अधेड़ आदमी ने बताया कि लगभग 1.5 महीने पहले शकुंतला जी उनके पास रोते भागते हुए आई थीं। उन्होंने बताया, मेरा घर उसी पुरानी फैक्ट्री के पास है जहां एक समय में आग लग गई थी और सब कुछ जलकर तबाह हो गया था। घर में मैं और मेरी पैरालिसिस से ग्रस्त पत्नी रहते हैं। ये जब हमारे घर आई तो इसके साथ एक बच्चा था जिसकी हथेलियां पूरी तरह जली हुई थीं। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि उसकी जली हुई हथेलियों में नमक लगा हुआ था। हमने जल्द ही बच्चे के हाथों को पानी से धोया और आपकी पत्नी को किसी तरह चुप करवाया। पहले तो मुझे लगा शायद बच्चा गूंगा है, इसलिए इसकी रोने की आवाज नहीं आ रही, लेकिन बाद में मैंने गौर किया कि बच्चा तो रो ही नहीं रहा था। खैर, उस दिन से आपकी पत्नी हमारे ही साथ थी। उसने एक दुख भरी कहानी हमें सुनाई और मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई। तब से वह हमारे साथ थी। मुझे भी लगा कि मेरी पत्नी का ख्याल यह मुझसे बेहतर रख पाएगी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा। उसकी बातों से मैं समझ गया था कि यह आपकी पत्नी है, लेकिन चूंकि वह घर लौटना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी फायदा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन आज शाम आपकी धर्मपत्नी ने मेरी पत्नी को डंडे से मारकर उसका बुरा हाल कर दिया। पहले तो मैं अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गया था। वहां से लौटकर सबसे पहले आपकी पत्नी को यहाँ ले आया। दरअसल आज दोपहर आपका बेटा मेरी पैरालिसिस पत्नी के पास खेल रहा था, जब गलती से मेरी पत्नी के दाहिने हाथ से लगकर पानी का जग नीचे गिर गया और वह जग कुणाल के पैर पर आ गिरा, जिससे उसके पांव में हल्की चोट आ गई। बस फिर क्या था, आपकी पत्नी ने अवदेखा न था डंडे से मेरी पत्नी पर वार करने लगी। देखिए अखिलेश जी, मुझे पक्का यकीन है कि आपकी पत्नी की मानसिक हालत बेहद जटिल हो गई है। आप एक बार इनका इलाज अच्छे से कराइए। इतना बोलकर वह आदमी दंदनाते हुए वहां से जल्दी ही निकल गया। उसके लहजे से ही मालूम चल रहा था कि वह शकुंतला जी से खासा नाराज था। अखिलेश जी भी कमरे की तरफ चल पड़े। मन ही मन वे सोच रहे थे कि कल सुबह ही वे उस अधेड़ के घर जाकर उसकी पत्नी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवाएंगे और उनसे माफी मांग आएंगे। अखिलेश जी को अब भी लग रहा था कि शकुंतला मानसिक रूप से पागल नहीं, बल्कि बेटे के प्यार में पागल थी। काश उन्होंने उस आदमी की बातों को मान लिया होता। खैर, बर्मन विला में सभी कुणाल के लौट आने पर खुश थे, लेकिन अखिलेश जी अपनी पत्नी के लौटने पर अधिक खुश थे। वक्त फिर बीतने लगा। इस बीच अखिलेश जी ने गौर किया कि शकुंतला जी कुणाल की फिक्र में तो रहती हैं, लेकिन अब वे उसका ध्यान कुछ कम ही रखती हैं। वह उसके बाल नहीं बनाती, खाना भी कभी खिलाती, कभी नहीं खिलाती। वे अजीब तरीके से खुद में ही व्यस्त रहने लगी थीं। कभी किसी कोने में बैठी रहती, कभी छत पर अकेले खड़ी रहती। हाँ, लेकिन जब भी कुणाल को कहीं चोट लगती और इसकी भनक उन्हें लगती, तो जैसे वे नींद से जाग जाती। वे बिना कुछ सोचे समझे लोगों पर हाथ उठाने लगती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन एक दिन तड़के सुबह ही बर्मन विला में दस्तक हुई। इस वक्त तो सारे चौकीदार भी इधर उधर बैठे ऊँघ रहे थे। घर के बाहर फिर कोई बुजुर्ग खड़ा था। उसकी झक सफेद लंबी दाढ़ी थी, कंधे पर कपड़े का एक झोला लटका था, आंखों में दिव्य चमक और चेहरे पर उत्सुकता थी। उसके हाथों में एक किताब भी थी जिसका नाम श्राप था। अजीब बात यह थी कि वह अखिलेश जी से नहीं, बल्कि कुणाल से मिलना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुणाल से मिल पाता, बर्मन विला में आज कुछ बेहद बुरा हो गया। ये भोर का वक्त था। शकुंतला जी फिर एक बार कमरे से गायब थीं। अक्सर ही वे आजकल गायब रहा करती थीं। अखिलेश जी ने देखा कि कुणाल भी अपनी मां को ढूंढ रहा था। तुतलाती आवाज में वह मां को अच्छे से पुकार लेता था। अखिलेश जी कुणाल को लेकर छत की तरफ बढ़ने लगे। आजकल शकुंतला जी ज्यादातर छत पर ही बैठी रहती थीं। पूछने पर कहती, वे छत पर बैठकर तारों से बात करती हैं। उन सितारों में एक उनकी मां भी है ना। वे वहीं थीं, छत के एक कोने में बैठी, शून्य आंखों से आसमान की तरफ ताकती हुई। अखिलेश जी ने कुणाल को अपनी गोद से नीचे उतारा और खुद भी शकुंतला जी के करीब बैठ गए। कुणाल छत पर इधर उधर खेलने लगा।
विशाल हवेली की विशाल छत के ऊपर भी 2 कमरों का एक सर्वेंट हाउस था, जिसकी छत पर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनी थीं। अखिलेश जी ने देखा, कुणाल धीरे धीरे लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। वह खेलने में मग्न था और उनकी पत्नी आसमान को निहार रही थी। वे वहां से उठकर कुणाल को आवाज देने लगे। वे जानते थे कि अगर कुणाल ज्यादा ऊंचाई पर चला गया और गिर गया तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। वह मर भी सकता था। वे उसे रोकने ही तो जा रहे थे, लेकिन तभी उनके भीतर जैसे कोई शैतान जाग गया हो। उन्होंने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा और ख्याल आया, कितना सुकून था उस वक्त जब कुणाल नहीं था। उनकी पत्नी दिन हो या रात हमेशा उनके पीछे पीछे ही घूमा करती थी। लेकिन अब क्या हाल बना दिया है इस एक असामान्य बच्चे ने उनके रिश्ते का। क्या होगा अगर आज कुणाल मर जाए? एक अंतहीन चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शकुंतला जी के भीतर से मां की मौत होगी और उनकी पहले वाली पत्नी वापस आ जाएगी। इस अजीब से बच्चे के साथ आखिर उनका भविष्य ही क्या था? हमेशा वे दोनों उस बच्चे के हिस्से का दर्द ही तो झेलते आ रहे हैं। कैसा तो बेदर्द बच्चा था वह, बड़े से बड़े जख्म पर भी रोता नहीं। अच्छा होगा अगर आज हमेशा के लिए वह शांत हो जाए। यह अजीब सा विचार आज उनके दिमाग पर हावी हो गया था। कभी उनका पिता मन इन विचारों पर उन्हें धिक्कारता, तो कभी वे बस एक पति और एक पुरुष बनकर सोच रहे थे। कुणाल अब भी लगातार ऊंचाई पर जा रहा था। एक पल के लिए भी अगर इस वक्त शकुंतला जी की नजर कुणाल पर पड़ती तो शायद सब कुछ बदल सकता था। लेकिन उनकी तंद्रा तो तब टूटी जब ढप एक जोरदार आवाज छत पर गूंज गई। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि बाहर मुख्य दरवाजे पर इंतजार कर रहे बुजुर्ग ने भी इसे साफ साफ सुना। उन्हें आभास हो गया, जिस अनर्थ को रोकने वे इतनी दूर से यहां आए थे वह घट चुका था। विनाश की शुरुआत बस अब होने ही वाली थी। लगभग 2 से 3 सीढ़ियां ही चढ़ी होंगी जब ऊपर की सबसे आखिरी सीढ़ी से कुणाल नीचे कूद गया और उसे कूदते हुए अखिलेश जी ने साफ देखा था। वे चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। टाइल्स लगी छत पर अब खून फैलने लगा था। बेआवाज ही पैदा हुआ वह बच्चा, बेआवाज ही आज मारा गया था। कौन जानता था वह अपनों से एक बार फिर ठगा गया था। न जाने उसकी मौत अब कौन सी तबाही लाएगी। मौत कहीं सन्नाटा ओढ़े बैठी थी तो कहीं चीत्कार बनकर गूंज रही थी। कुणाल मर गया था। सुबह की धूप निकलने से पहले ही बर्मन विला अंधेरे की काली मनहूस चादर ओढ़ चुका था। अखिलेश जी ने जिस पहले वाली पत्नी को वापस पाने की चाह में अपने ही अंश को मरने के लिए छोड़ दिया था, वही पत्नी इस वक्त उनके खून की प्यासी हो गई थी। कुणाल की मौत ने जैसे शकुंतला जी की समस्त चेतनाओं का गला घोंट दिया था। इस वक्त उन्हें एक कमरे में अकेले बंद करके रखा गया था। जब से उन्होंने कुणाल के खून से सने जिस्म को देखा था और उनके लाख पुकारने पर भी जब कुणाल ने कोई हरकत नहीं की, तब से वे अपना होश पूरी तरह खो बैठी थीं। अखिलेश जी बार बार यह झूठ बोलते जा रहे थे कि वे कुणाल को बचाने ही तो ऊपर जा रहे थे, लेकिन शकुंतला जी यह बात मानने को तैयार ही नहीं थीं। वे बार बार यही रट रही थीं कि अखिलेश जी ने ही कुणाल को ऊपर से नीचे धक्का दिया था। हालांकि ये बात सच नहीं थी, लेकिन पूरी तरह झूठ भी तो नहीं थी। अखिलेश जी ने पूरे परिवार से भी यही झूठ बोला था, लेकिन भीतर का अपराध बोध और पत्नी की हालत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। आनन फानन में कुणाल की लाश को दफना दिया गया। अंतिम पलों तक उसके चेहरे पर अपार शांति नजर आ रही थी, लेकिन उस वक्त कोई कहां सोच पाया था कि यह शांति आने वाली किसी बड़ी तबाही का इशारा भर थी। घर के बाहर बैठे बुजुर्ग ने जब यह खबर सुनी कि इस घर के इकलौते बच्चे की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई है, तो उन्होंने खुद को बेहद ठगा हुआ महसूस किया। वे गहरी उदासी के साथ वहां से चले गए, एक बार फिर लौट कर आने के लिए। आखिर उनका असली और बेहद जटिल काम तो अब शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ घाटी की ओर कहीं कोई मां अपने बच्चे को प्यार से जगा रही थी, कहीं कोयले के चूल्हे से धुएं की कतार आसमान की तरफ जा रही थी, तो कहीं अदरक और तुलसी वाली चाय की सुगंध नथुनों को भा रही थी। यही वह वक्त था जब बेहद सामान्य सी दिनचर्या शुरू हो रही थी। कोई खेतों में जाने के लिए कुदाल और बेलचा निकाल रहा था, तो कहीं दिन का पहला भोजन पक रहा था। यह सुबह सुबह का वक्त था। अचानक घाटी में एक भयानक आवाज उभरी। ऐसा लगा जैसे घाटी के तमाम छोटे बड़े पहाड़ कांपने लगे हों, जैसे कोई मरने से ठीक पहले होने वाले दर्द को झेल रहा हो।
उस आवाज में इतना डर था कि सुनने वाले हर शख्स ने खुद को घर के भीतर छिपाकर महफूज कर लिया। दोपहर के बाद जब लोगों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई तो सबने मिलकर घीनू की तलाश शुरू की। सभी जानते थे कि यह आवाज घीनू की ही थी और वह मिला भी कुएं के पास बेजान पड़ा हुआ। वह मर चुका था। हाँ, यह सच था कि घीनू ने अपना शरीर छोड़ दिया था, लेकिन आत्मा भी आखिर कोई चीज होती है और आत्मा शरीर से कहीं अधिक ताकत रखती है। घाटी में उत्सव सा माहौल हो गया था। सभी जश्न मना रहे थे। आखिर सबकी जान बेरहमी से लेने वाला घीनू अब मर चुका था। घाटी में जहां खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बर्मन विला में बेबसी, उदासी, पछतावा और दर्द हिलोरे ले रहे थे। खैर, घाटी के लोगों ने घीनू के मरे हुए शरीर का बहुत बुरा हाल किया। उन्होंने उसे बांस के लंबे डंडे में बांधकर घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर लटका दिया। यह उनके लिए बुराई पर जीत की मिसाल थी, लेकिन शायद यह थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी। लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी। 3 दिन गुजर चुके थे कुणाल को मरे हुए। शकुंतला जी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अखिलेश जी तो वैसे भी कम बोला करते थे, अब बिल्कुल ही चुपचाप रहने लगे। लेकिन 3 दिन बाद उनके घर फिर दस्तक हुई। वही बुजुर्ग एक बार फिर आए थे, जो कुणाल की मौत वाले दिन भी आए थे। इस बार अखिलेश जी उनसे मिले। अजीब सा व्यक्तित्व था उनका। चेहरे पर दैविक चमक थी, आंखों में दूर तक देखने की परख। थोड़ी सफेद दाढ़ी थी, लेकिन कहीं से भी वे बाबाओं की तरह नहीं लगते थे। उन्हें देखकर ही लगता था जैसे सामाजिक ज्ञान उनके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ था। बड़े सम्मान से मिले थे अखिलेश जी उनसे। उनका नाम सोमनाथ चट्टोपाध्याय था। उनकी नागरिकता जर्मनी की थी, लेकिन थे वे भारतीय ही। सालों पहले उन्हें जर्मनी के किसी महान जोड़े ने गोद लिया था। उससे पहले वे भारत के ही किसी शहर के अनाथालय में रहते थे। उस वक्त उनकी उम्र करीब 6 या 7 वर्ष की थी। उन्होंने बताया, भारत से जर्मनी जाते वक्त मेरी पीठ पर एक थैला रखा गया था। वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने उस थैले का सामान देखा तो उसमें मेरे वे कपड़े थे जिन्हें पहनकर ही मैं पहली बार उस अनाथालय में लाया गया था। मेरी एक पुरानी ताबीज थी। हाथ में पहनी चांदी की 2 बेहद पुरानी चूड़ियां थीं और थी एक किताब। बस यही किताब थी जो मुझे भारत से जोड़े रखती थी। असल में यह भारतीय पौराणिक कथाओं का एक संग्रह था। भूत, चुड़ैल, देवी देवताओं, पिशाच और राजा महाराजाओं का इतिहास दर्ज था। यह बिल्कुल परी कथाओं जैसा ही था, लेकिन इसमें कुछ तो था इसमें जिसने मेरे अंदर की उत्सुकता को कभी मरने नहीं दिया। और मैं उतनी दूर बैठकर भी भारत के अजीबोगरीब रहस्यों पर गहन अध्ययन करता रहा। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की और मुझे तारीखों से खेलना आ गया। अब मैं हजारों वर्ष पूर्व की किसी भी तारीख के बारे में सब कुछ पता कर सकता हूँ कि उस दिन उस तारीख में सूर्य और चंद्रमा की गति क्या थी, वगैरह वगैरह। फिलहाल एक ऐसी ही किताब को पढ़कर मैं यहाँ आया हूँ। आपको शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन अपनी सच्चाई के नमूने भी मैं बखूबी पेश करूंगा। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। इस कहानी का नाम है श्राप। सदियों पहले की बात है। एक चौड़ी नदी के दोनों तरफ 2 नगर बसे हुए थे। बीच में लकड़ियों का एक चौड़ा पुल था जो दोनों नगरों को आपस में जोड़ता था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से दोनों नगरों के संबंध काफी अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच सामानों की अदला बदली हुआ करती थी। नदी के दाहिने तरफ वाले साम्राज्य के राजा थे राजा श्रीकांत। वे अपनी बुद्धि और अत्यधिक कोमल हृदय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को एक परिवार की तरह जोड़े रखा था। सब कुछ सुखद था वहां, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आधी रात का समय था जब अचानक महल में चीख पुकार की आवाज गूंजी। राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया था। नदी के बाईं ओर बसे राज्य ने आज वर्षों से चली आ रही नाराजगियों का बदला लेने का पूरा मौका पा लिया था। बिना युद्ध की घोषणा किए ही युद्ध शुरू हो गया। यह रात दोनों नगरों के लिए काल बनकर आई थी। पूरे 4 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। दाहिनी दिशा के राज्य के सैनिकों ने अपनी कुशलता का शानदार प्रदर्शन किया और आखिरकार जीत उनकी ही हुई। मानना पड़ेगा कि इस पूरे युद्ध में दाहिनी दिशा वाले राज्य के राजा ने सेना के साथ मिलकर जो काम किया था वह काबिले तारीफ था, लेकिन इसी प्रक्रिया में वे बुरी तरह घायल हो चुके थे।
उनके शरीर पर अनगिनत घाव बन गए थे। तीर और भालों से बने घाव असहनीय दर्द दे रहे थे, क्योंकि इन तीरों में जहर मिश्रित पाउडर लगा होता था, जो शरीर के भीतर जाकर धीरे धीरे घावों को और बढ़ाता था। नगर में एक तरफ जहां जीत की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ राजा श्रीकांत की तकलीफों से समूचा साम्राज्य ही उदास था। बड़े से बड़े वैद्य मिलकर भी राजा की पीड़ा को कम नहीं कर पा रहे थे। वे अपने बिस्तर पर पड़े पड़े कराहते रहते थे। उनके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। अब वे अपनी मौत की कामना करने लगे थे, लेकिन न वे मर रहे थे और न ही दर्द में जी पा रहे थे। दूसरी ओर पूरे नगरवासी चाहते थे कि उनके प्रिय राजा फिर से स्वस्थ हो जाए, किसी भी तरह उनके दर्द का अंत हो। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और राजा के घाव अब सड़ने लगे थे। उनमें से छोटे छोटे कीड़े बाहर आने लगे और अब वे कीड़े ही उनके बाकी बचे शरीर को कुतर रहे थे। हर दिन हजारों नगरवासी उनके समीप एकत्रित होते थे। कोई उनके शरीर को गीले कपड़े से पोंछता, तो कोई उनके घावों से निकलने वाले उन घिनौने कीड़ों को हटाता। हर किसी की आंखों में नमी थी। कोई शक नहीं था कि राजा श्रीकांत में पूरे नगर के लोगों की जान बसती थी। उन्होंने कभी प्रजा के साथ भेदभाव नहीं किया। वे स्वयं भी वही भोजन करते थे जो पूरे नगर वासियों के लिए बनाया जाता था। महल में हर दिन वे गरीबों के लिए भोज बनवाते थे। अपने नेक दिल के कारण वे पूरे नगर में सम्मानित थे। लेकिन इस समय वे जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आसपास के राज्यों के वैद्य और मुनियों को भी बुलाया गया, लेकिन किसी भी औषधि से उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। तभी एक दिन नगर में एक महिला आई। वह कोई आम महिला नहीं थी। भले ही उनकी वेशभूषा किसी साध्वी जैसी नहीं थी, लेकिन उनका दावा था कि वे ईश्वर के काफी निकट हैं और ईश्वर ने ही उन्हें राजा की सहायता करने के लिए भेजा है। वे अकेले में राजा से काफी देर तक बातें करती रहीं। फिर एक निश्चित दिन की घोषणा करते हुए उन्होंने पूरे नगर के सामने कुछ ऐलान करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस दिन नगर के प्रत्येक नागरिक के साथ साथ राजा के पूरे परिवार के सभी सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसलिए तय किए गए दिन में सभी को बुला लिया जाए। राजा के सभी दूर दराज तथा निकट के रिश्तेदारों को बुलावा भेजा गया। राजा ने एक ही विवाह किया था, लेकिन उनकी पत्नी काफी पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उनका एक पुत्र था जो इन दिनों नगर से काफी दूर एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसे भी बुलवाया गया, लेकिन किसी अभ्यास में व्यस्त होने के कारण उसके गुरु ने उसकी जगह अपना एक अन्य शिष्य भेज दिया। नियत दिन पर सभी उपस्थित थे। वे ज्ञानी महिला भी आ गई थी। उन्होंने कहा, देखिए, मैं चाहकर भी इस जन्म में आप सबके राजा के दर्द को कम नहीं कर सकती, लेकिन उनके नेक कर्मों की वजह से ईश्वर उन्हें एक वरदान देना चाहते हैं। भले ही राजा इस जन्म में अपने असहनीय दर्द से तड़प तड़प कर मरेंगे, लेकिन आगे के तमाम जन्मों में राजा श्रीकांत को कोई भी दर्द छू नहीं पाएगा। वे चाहे कितने ही युद्ध लड़ें, चाहे उन्हें कितनी भी शारीरिक चोटें आएं, दर्द का जरा सा कतरा भी उन्हें महसूस नहीं होगा। लेकिन वह दर्द किसी और पर श्राप बनकर गिरेगा। इस जन्म में जो भी राजा श्रीकांत के साथ विश्वासघात करेगा, आगे के तमाम जन्मों में उसका जन्म भी राजा के जन्म के दिन एक ही समय पर और एक ही दिन होगा। राजा के संपूर्ण जीवन का दर्द वही दगाबाज झेलेगा। वह न पूरी तरह इंसान होगा, न जानवर। लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकेंगे। वह इतना घिनौना होगा कि इंसान तो क्या, भूत पिशाच भी उसके पास नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने राजा से जुड़े सभी लोगों को यहाँ बुलवाया है, ताकि कोई भी इस भयंकर श्राप के बारे में जानकर राजा के साथ बेईमानी करने से पहले 100 बार सोचे। यह जन्म फिर से एक तय वक्त में होगा, जब इंसानी फितरत बेईमानी, छल और कपट पर उतर आएगी। तब इनका जन्म मानव जाति को यह मिसाल देने के लिए होगा कि कभी कभी किसी को ठगना आपको कितने बड़े श्राप का भागीदार बना सकता है। डीची बातचीत की तब करा दे रहा हूं। यह सब कहकर वे ज्ञानी महिला राजा से विदा लेकर चली गई। राजा श्रीकांत बेहद चिंतित थे। वे खुद को मिले वरदान से ज्यादा किसी और को मिलने वाले श्राप से परेशान थे। ना जाने उनका ही कौन अपना इस श्राप के चंगुल में फंस जाएगा। राजा जानते थे, धोखा अक्सर अपनों से ही तो मिलता है। उस दिन सभी अपने अपने घर लौट गए। राजा के कुछ बेहद करीबी लोग उनके अंतिम समय में उनके साथ ही रहना चाहते थे। उनकी प्रजा और समस्त नगरवासी तो पहले से ही राजा के लिए जान लुटाने को तैयार थे। राजा के पुत्र की जगह गुरुकुल से जो दूसरा छात्र आया था,
वह भी वापस गुरुकुल लौटने के लिए निकल गया। वह जाकर राजा के पुत्र को यह सारी जानकारी देने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में उसे कोई मिला, कोई ऐसा जो राजा के बेहद करीबी था। उसने उस शिष्य की झोली अशर्फियों से भर दी और उसके भीतर बेईमानी का बीज बो दिया। काश उस दिन दूसरे शिष्य की जगह राजा का बेटा खुद ही अपने पिता से मिलने आ जाता, लेकिन पिता की ऐसी स्थिति की खबर ही कहां थी उसे। राजा के पुत्र को उनके पिता की बिगड़ती तबीयत और चोटों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, क्योंकि इस वक्त उसकी उम्र महज 13 साल की थी और वह इन दिनों तरह तरह के महत्वपूर्ण अभ्यासों में व्यस्त था। उसके गुरु नहीं चाहते थे कि इस तरह की खबरें उसका ध्यान भंग करें और वह विचलित होकर यहां चला आए। लेकिन जब दूसरे शिष्य ने जाकर उसे यह सारी बातें बताईं, तो राजा का पुत्र उसी दिन गुरुकुल से नगर के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी वेशभूषा बदल ली थी। वह फकीरों के भेष में महल पहुंचा। उसके आने की खबर सिर्फ एक व्यक्ति को थी, जिसने महल में घुसने और राजा से मिलने में उसकी मदद की। गहरी रात थी। राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उनका दर्द उन्हें वैसे भी सोने नहीं देता था। वे लेटे लेटे कराह रहे थे। तभी कमरे में उनका बेटा आया। राजा उसे देखकर पहले तो चौंक गए, फिर मरने से पहले एक बार उसे देखने की इच्छा पूरी होती देख उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजा का बेटा भी अपने पिता की ऐसी हालत देखकर भावुक हो गया। वह महज 8 वर्ष का था जब उसे गुरुकुल भेज दिया गया था, ताकि 10 वर्षों बाद शिक्षित होकर नगर लौटे और राजा अपनी गद्दी उसे सौंपकर चैन से जी सकें। लेकिन हालात कितने बदल गए थे। राजा का बेटा राजा श्रीकांत के पैरों के पास बैठकर सुबकने लगा। फिर उसने अपनी झोली खोली और मिट्टी के भाड़ में से एक कटोरी खीर निकालकर राजा को खिलाने लगा। वह जानता था कि वह अपने पिता को मौत खिला रहा है। उस खीर में जहर उसने अपने हाथों से ही मिलाया था। खीर खिलाकर वह वापस गुरुकुल जाने के लिए निकल गया। नगर में किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि राजा का बेटा नगर आया था। खीर खाने के बाद राजा को नींद आने लगी। उन्हें अपना दर्द जरा कम महसूस हुआ और वे सो गए, कभी न जागने के लिए। अगली सुबह नगर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई विलाप कर रहा था। राजा की मौत ने जैसे पूरे साम्राज्य से उसकी रूह ही छीन ली थी। लेकिन कोई था, कोई जो राजा की मौत पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। यह राजा की इकलौती बहन का मंझला पुत्र था। रिश्ते में वह राजा का भांजा था। उसे और उसकी मां को राजा से हमेशा शिकायत रही थी कि राजा ने अपनी इकलौती बहन की शादी किसी बड़े राजघराने में न करवाकर एक छोटे से राज्य के साधारण राजा से करवा दी थी। बहुत जल्द ही दूसरे राज्य के राजा ने उनकी हत्या कर उनका राज्य हड़प लिया था। राजा की बहन का बचा खुचा परिवार अब एक निम्न वर्ग के मकान में रहने को मजबूर था। इसी भांजे ने ही गुरुकुल के उस दूसरे शिष्य को अशर्फियों का लालच देकर राजा के पुत्र को यह कहने को कहा था। राजा बेहिसाब दर्द में है, उनकी पीड़ा असहनीय है, लेकिन वे तभी मर सकेंगे जब उनका अपना ही कोई खून उन्हें जहर देगा। उसके बाद ही राजा जल्द दूसरा जन्म लेंगे और एक नए रूप में अपने परिवार के पास लौटेंगे। राजा का अपना खून तो सिर्फ उनका बेटा ही है। उनके बेटे से कहना कि वह वेशभूषा बदलकर रात में महल आए और अपने हाथों से बनाए किसी पकवान में जहर मिलाकर राजा को खिलाए। नगर में किसी को खबर ना हो कि वह यहां आया था। अगली सुबह वह गुरुकुल लौट जाए। महल में घुसने में मैं उसकी मदद कर दूंगा, तुम बस उसे इतना ही बता देना। दूसरे शिष्य ने भी वैसा ही किया। राजा अपने ही बेटे के हाथों से खाए जहर की वजह से मारे गए। राजा के भांजे को लगा कि उन्होंने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी, लेकिन वे कहां जानते थे प्रकृति से खेलना इतना आसान नहीं होता। जो सजा उन्हें सालों बाद मिलने वाली थी, उस श्राप की शुरुआत इसी जन्म में होने वाली थी। राजा के बेटे को जब बाद में सच्चाई का पता चला तो उसे बेहद पछतावा हुआ। अपने किए पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसने सांसारिक मोह माया त्याग दी और कहीं दूर पर्वतों पर चला गया। नगरवासियों ने राजा श्रीकांत के भांजे को नियति के भरोसे छोड़ दिया। राजा श्रीकांत मारे गए, लेकिन उन्हें मारने वाले 2 लोग थे। संयोग से दोनों ही उनके अपने थे। एक वह जिसने उनके साथ बेईमानी की थी और दूसरा वह जिसने अपने ही हाथों से उन्हें जहर खिलाया था, लेकिन जिसके मन में पाप नहीं था। राजा को मिला वरदान और उनके दुश्मनों को मिला श्राप इस तरह बांट गया कि जिसने बेईमानी की थी वही राजा के हिस्से का दर्द झेलेगा, और जिसने जहर दिया था वह तमाम जन्मों तक राजा का ख्याल रखेगा। बिना राजा के उस नगर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चौपट होने लगी। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब था वह यह कि महल में जबरदस्ती रह रहे राजा के उसी भांजे के साथ कुछ अजीब घटने लगा। उसका शरीर पिघलता जा रहा था, वह कुरूप बनता जा रहा था। वह अब महल से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन उसकी कुरूपता के चलते उसके चेले चापट भी उसे छोड़कर भागने लगे। धीरे धीरे नगर भी खाली होने लगा।
लोगों का कहना था कि राजा का भांजा बिल्कुल राक्षस बन गया था। वह कभी भी अचानक चीखने चिल्लाने लगता, जैसे कोई उस पर अनगिनत कोड़े बरसा रहा हो। दिन में वह बाहर नहीं निकलता था, लेकिन रात के अंधेरे में अक्सर अपना भयानक रूप दिखाकर लोगों को डराता था। सुनने में आया था कि वह लोगों से मदद मांगता था, लेकिन जिसने राजा के साथ इतना घिनौना कृत्य किया था, उसके बाद नगर का कोई भी मनुष्य उसकी मदद करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस तरह एक विशाल साम्राज्य सिर्फ एक बेईमानी की वजह से समाप्त हो गया। कहानी वर्तमान में। सोमनाथ चट्टोपाध्याय यह कहानी अखिलेश बर्मन को सुना रहे थे और अखिलेश बर्मन पूरी तरह हैरत में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टरों ने उनके बेटे की जिस कमी को एक बीमारी का नाम दिया था, वह विज्ञान को टक्कर देने वाली कितनी पेचीदा असलियत है। कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब जो शुरू होने वाला था वह खुद अनेकों कहानियों का संग्रह बनेगा। घीनू को मरे 3 दिन बीत चुके थे। घाटी में सभी चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन एक दोपहर, सुनिए, मैं लिली हूं। लिली ने घाटी के ही एक सभ्य इंसान को रोककर कहा। वह आदमी शायद किसी स्कूल का शिक्षक था। यह भरी दोपहर का वक्त था और वह अपने घर लौट रहा था। लिली बेहद मैले कुचैले कपड़ों में अस्त व्यस्त सी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कब से सोई न हो। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थीं। उसका शरीर अजीब तरह से सिकुड़ने लगा था, जैसे भीतर ही भीतर कोई डर उसे खा रहा हो। वह आदमी सहसा ही रुक गया। बड़ी बारीकी से उसने एक नजर लिली पर डाली, दिमाग पर जोर दिया, और तभी उसे याद आया, यह तो वही लड़की है जिसकी तलाश घाटी में कई दिनों से की जा रही थी। यह इस हालत में यहाँ कैसे? बार बार कभी पुलिस तो कभी इस लड़की के परिवार वाले यहाँ आकर घाटी के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। लिली उसी रात से गायब थी जिस रात वे 4 दोस्त मिलकर अपने YouTube चैनल के लिए घीनू को रिकॉर्ड करने आए थे। इसी सिलसिले में उनमें से 3 घीनू के हाथों बेरहमी से मारे गए थे और लिली को प्रज्ञा की रूह यहां से उठाकर अपने घर यानी कुएं के पास ही कैद कर लिया था। तभी से लिली गायब थी। उस सभ्य आदमी ने बड़े ही अदब से लिली को जवाब दिया, जी लिली, आपको तो हम सब अच्छे से जानते हैं। बताइए, आप इतने दिन कहाँ थी? आपके परिवार वाले कितने परेशान थे? और अब आपकी ये हालत, लगता है जैसे आप काफी दिनों की बीमारी के बाद आज जागी हैं। जी ऐसा ही कुछ है, लेकिन फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस घाटी में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हो सके तो आज ही पूरी घाटी खाली कर दीजिए आप लोग। ये क्या अनाप शनाप बक रही हैं आप? अभी अभी तो घाटी की मुसीबत टली है और आप फिर यहाँ लोगों को डराने आ गई। बेहतर होगा कि आप अपने घर जाएं और इस पागलपन से बाहर निकलें। जितना बुरा होना था सब हो चुका है। क्या सच में घिनू का श्राप मिट गया? क्या इस कहानी का अंत वही है जो हमने देखा, या फिर यह सिर्फ एक नई दहशत की शुरुआत है? जवाब जानने के लिए तैयार हो जाइए और जल्दी से देखिए इस रहस्यमयी कहानी का दूसरा भाग, जिसे हमने इसी के साथ ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपको घिनू की कहानी सच में खत्म लगती है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला भाग मिस न करें।